चलो यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग सोचे थे तुम लोग को सब सब्जेक्ट का VVI सब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं, VVI ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए सब सब्जेक्ट का, चाहे 2 नंबरिया हो, 5 नंबरिया या कोई भी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव हो, सब करवा दिए हैं। अब हम सोच रहे हैं जो तुम्हारा जो नेट पर जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, मॉडल पेपर जो जारी किया गया है उसका सब्जेक्टिव का भी सबका, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ना सभी सब्जेक्ट का एक ही मॉडल से जारी करता है, ठीक है। चाहे वो साइंस में एक करता है, सोशल साइंस में भी एक करता है, हिंदी में एक करता है, संस्कृत में एक करता है, मैथ में एक करता है, बाकी बात 4 गो जो तुम लोग को और मिल जाता है वो बिहार बोर्ड जारी नहीं करता है, वो फालतू बना हुआ रहता है भैया, ठीक है ना। उसमें देखना अच्छा बनाने रहेगा क्वेश्चन आंसर। तो जो एक वो सब 5 सब्जेक्ट का जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया उसका सोच रहा सब्जेक्टिव का हम सोल्यूशन दे रहे थे सबका, ठीक है ना। तो आज देंगे सब्जेक्टिव का सोल्यूशन साइंस का, ठीक है, मॉडल पेपर 1 का, ठीक है। जिस सबका मॉडल पेपर 1 सबका मिलता होगा, कोई दिक्कत ना होगा, क्योंकि नेट पर वही जारी किया गया, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया उसका सोल्यूशन दे देते हैं और इसी में बता देते हैं तुम लोग को। इसी में हम 2 महत्वपूर्ण सूत्र सिद्ध करवाएंगे, ठीक है ना। एक करवाएंगे दर्पण सूत्र सिद्ध करवाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, इसी में अभी सिद्ध करवाएंगे सब्जेक्टिव में ही 5 नंबरिया, ठीक है ना। और इसी में तुम लोग को कराएंगे लेंस सूत्र सिद्ध कराएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, आज ही सिद्ध करवाएंगे। यानी सब्जेक्टिव चलेगा तुम लोग को, ऑब्जेक्टिव तो हम सबका सब मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव हम डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो जो नेट पर जारी किया गया है उसी में तुम लोग को सिद्ध करने दिया है, क्या था दिया हुआ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो ये तो दिया हुआ है तुम लोग को मॉडल पेपर 1 में साइंस में। तो सोच रहे हैं इसके साथ हम ये भी करा दें, हो सकता है तुम्हारा ये वाला आ जाए तो किसी में ये वाला आ जाए, क्योंकि दोनों सेम टू सेम मिल रहा है, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग में आ जाए, तो हम इसी वीडियो में करवाएंगे ये वाला सीट, ठीक है ना। तो चलो तुम लोग सब्जेक्टिव निकाल लो, 2 नंबरिया हो या 5 नंबरिया हो, सब सिद्ध करवाएंगे, ठीक है। और तुम लोग का जो अभी नया चैनल पर बिल्कुल जुड़ा है कुछ बताना है क्या क्या इस चैनल पर पढ़ाया गया, तो पूरा क्लास 10 का पूरा सिलेबस खत्म कर दिए हैं। उसके बाद अभी चल रहा है रिवीजन चल रहा है, उसके बाद जितना भी सभी सब्जेक्ट का जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है सब डाल चुके हैं, चाहे वो हिंदी का हो, हिंदी का एक वीडियो मिलेगा और हिंदी व्याकरण का भी एक वीडियो मिलेगा, ये दोनों तुम लोग देख लो। ऑब्जेक्टिव वाला जो VVI है, ठीक है, नियम कानून बता के बताएं, वो 2 को देख लो, तुम लोग सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और संस्कृत में आधा घंटा का किताब का 2 VVI ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और व्याकरण का नियम कानून बताते हुए 2 VVI ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, वो देख लो। संस्कृत का लगभग पूरा हो जाएगा, 2-3 बार देखना सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। और साइंस और फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग VVI ऑब्जेक्टिव है, और सोशल साइंस में 2 वीडियो VVI ऑब्जेक्टिव है, वो देख लो। और मैथ में चैप्टर बाय चैप्टर 15 गो है, ठीक है ना। और सभी सब्जेक्ट का VVI सब्जेक्टिव भी डाल चुके हैं, हिंदी का, संस्कृत का, सोशल साइंस में पहले 2 नंबरिया डाले हैं, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटिकल सिविक्स का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, आपदा प्रबंधन का अलग, फिर 5 नंबरिया सबका अलग डाले हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग देख सकता है उसी प्रकार साइंस में भी 2 नंबरिया और 5 नंबरिया अलग डाल दिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार तुम लोग को मैथ में भी जो VVI था बता दिए हैं। मेरा फोटो पर क्लिक करना, वीडियो नहीं मेरा, मेरे फोटो पर क्लिक करना, पहले लिस्ट के ऑप्शन में आना है और क्लास 10th में जाना, मिल जाएगा, ऊपर में मिलेगा क्लास 10 का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करेगा तो ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। मॉडल पेपर 2022 लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करेगा, मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। और फिर लिखा रहेगा क्लास 10 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करेगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चाहे 2 नंबरिया हो 5 नंबरिया हो। और तुम लोग का एक चीज़ और, क्वेश्चन बैंक का जितना भी सोल्यूशन अभी दिए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक का जितना भी सोल्यूशन दिए हैं उसका भी एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं, ठीक है ना, वो तुम लोग को ऊपर में मिल जाएगा। जैसे मेरा फोटो पर क्लिक करेगा ना, पहले लिस्ट ऑप्शन में जाएगा तो सबसे पहले ऊपर वही वीडियो तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना, देख लेना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम ये 2 सूत्र को भी निपटाएंगे। चल यहाँ ध्यान दे, चल इनके कर तुम लोग, चल यहाँ ध्यान दे। तो क्या देख रहा है, तो पहले साइंस निकाल लो, जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वो मॉडल पेपर निकाल लो। सबका जो एक सेट 1 जो होता है वो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, बाकी बात सब सेट ये होता है फालतू रहता है, ठीक है ना। तो सेट 1 का चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, या मैथ हो, या हिंदी और संस्कृत को सोल्यूशन हम देंगे खुद सब्जेक्टिव का, ठीक है। चलो निकालो है। पहला क्वेश्चन क्या है देख लो, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन तुम लोग का है किसी चालक का प्रतिरोध। देख यहाँ पर पहले निकाल, तुम लोग फिर सब निकाल लिया ना। चलो देखो, तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध। तुम लोग जो है ना शेयर और भी किया करो, तुम लोग तो शेयर नहीं करता है, तुम लोग जलता उलता है ना कि मेरा दोस्त भी पढ़ लेगा इस चैनल से तो बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लेगा, ऐसा जानना उलना है। अपना दोस्तों की बताओ चैनल के बारे में, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और सबको लाभ प्राप्त हो जाए, अच्छा थी बहुत कम समय में अच्छा चीज़ पढ़ ले तो अच्छा बात रहेगा। इससे तुम लोग शेयर वेयर करना है, जलना ना एक दूसरे के देख के, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो रे। तो चलो पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन ही क्या है किसी चालक का प्रतिरोध। देख लो तुम लोग का बुक, ठीक है ना, या बुक ना है तो किसी का देख लो, मॉडल पेपर जो नेट पर जारी किया गया वही दे रहे हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंदर। किसी चालक का प्रतिरोध
किन बातों पर निर्भर करता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर। तो देख हम जानते हैं कि लिखना है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। आंसर किस तरह देना है तुम लोग को बता देते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम लोग को वही आंसर देना है जो तुम लोग को अच्छी तरह से आंख बंद करके भी लिख सकता है, एकदम उसको मतलब अच्छा तरह से लिख सकते हैं, एकदम थोड़ा सा भी गलती होने का चांस ना हो, और 2 नंबर में से 2 नंबर देना उसको मतलब पढ़े इस तरह लिख दे, तो वही का चयन करना है। क्योंकि 8 क्वेश्चन रहेगा, 4 को आंसर देना है, तो 4 क्वेश्चन ऐसा चुनना है तुम लोग को जिसका हम एकदम पूरा डिफरेंट 100% आंसर अच्छा से दे सके, शुद्ध दे सके, कोई भी हिचकिचाहट ना हो, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बोल रहा किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो लिखना है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर लिख देगा, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, उसका इस तरह कर देना। और नंबर 1 लिखना है, क्या लिखना है, तार की लंबाई पर। क्या लिखना है, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। और लिख देना है चालक तार की लंबाई पर लिख के लिख देना है क्या, देखिए यहाँ पर इस तरह लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है क्या, लंबाई बढ़ने पर, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। अर्थात में क्या लिखना है, अर्थात क्या लिखना है, अर्थात यानी प्रतिरोध जो होता है समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध की कैपिटल आर लिखते हैं, समानुपाती होता है एल का, ठीक है। ये दूसरा लिखना है क्या, दूसरा किस पर निर्भर करता है, तो दूसरा निर्भर करता है चालक तार की मोटाई या उसका क्षेत्रफल पर, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है। तो बोलेंगे चालक तार की अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ मतलब समझ रहा है, कोई तार है ना उसे काट दिए यहाँ से मुँहा, तो मुँहा कितना चौड़ा है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो चालक तार की अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, और क्या लिख देना है, लिखना है क्षेत्रफल बढ़ने पर। क्या लिखना है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, क्या बोलना है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या मोटाई भी बोल सकते हैं, मोटाई, ठीक है ना। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो उल्टा हो रहा है ना, तो उल्टा हो रहा है तो 1/a, यानी अति प्रतिरोध जो समानुपाती होता है 1/a का। तीसरा लिखना है, क्या लिखना है, चालक तार की प्रकृति पर, चालक तार की प्रकृति पर, ठीक है ना। यानी चालक तार कैसा है, अगर चांदी है, तांबा है, मुनियम है, लोहा है, तो हम जानते हैं कि चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है, यानी चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए उसमें करंट फटाफट दौड़ेगा। तो तार की प्रकृति पर भी निर्भर कर रहा है। लोहा लेंगे तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका करंट थोड़ा कम दौड़ेगा, आधा रास्ते में मर जाएगा। समझ तो क्या गया ना। तो चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना, चालक तार की प्रकृति पर, ठीक है ना। और किस पर निर्भर करता है, तो और निर्भर करता है ताप पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। ताप पर भी निर्भर, ताप पर क्या लिखेंगे, ताप पर भी निर्भर करता है, और लिख देगा ताप बढ़ने पर, ताप यानी ताप बढ़ गया, तार गर्म हो गया, तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, बस हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों पचमढ़िया में भी पूछेगा तो थोड़ा इसको और डिटेल कर देना, इसी तरह लिख देना। अगर देख तुम खाली इतने लिख देगा, क्या चालक तार की लंबाई पर इतना लिखना है, खाली इतना भी लिख देगा तो चलेगा। ई लिख के डायरेक्ट ई लिख सकता है, दोनों मरियम कितने बड़ा लिखेंगे, ई लिख के डायरेक्ट ई लिख सकता है, ई नहीं लिखेगा चलेगा, कि यहाँ समानुपाती मतलब क्या हुआ, बढ़ता है। ई लिख के चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर डायरेक्ट ई लिख सकता है, ई नहीं लिखेगा चलेगा। समझ आ रहा है ना, क्योंकि इसका मतलब वही हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ, और उसके बाद ये लिख दे। समझ तुम लोग आया। और तुम लोग को देखो इसी वीडियो में हम बोल रहा है सिद्ध करने की, लेंस सूत्र सिद्ध करो, लेंस सूत्र ये बोला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बोल रहा है सिद्ध करने, क्या बोल रहा है। तो हम सोचे थे कि चलो इवला तो सिद्ध करवे करेंगे, साथ ही इवला दर्पण सूत्र भी सिद्ध करवा देंगे। समझ रहा है ना, यानी लेंस सूत्र सिद्ध करवे करेंगे, यही वीडियो में देख लो, फीस हम दिले है, पचमढ़िया में दिले है ना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है ना। अब तुम बोले वहाँ इस तरह नहीं लिखा है, 1/f इधर लिखा है, इधर लिखा, उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या। तो ये हम लेंस सूत्र सिद्ध करवे करेंगे, तो सोच रहे हैं दर्पण सूत्र भी यही वीडियो में हम सोल्व करवा देंगे। क्योंकि मान लो अगर किसी में आ गया इवला पचमढ़िया, तो उसमें फिक्स इवला आना है, दोनों सेम टू सेम है, ठीक है, दोनों करवा देंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलो ये देख लिए, अगला क्या बोल रहा है, फटाफट निकलेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो हम पहला क्वेश्चन था बता दिए, क्या 2 नंबर, ओ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, ओ नवीकरणीय प्रतिरोध का सही मतलब ओम होता है, याद रखना। अब प्रतिरोधकता का सही मतलब ओम मीटर होता है, ठीक है ना। ओ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, तो तुम लोग इसको जिंदगी में पढ़ते आ रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, नाम में पता रहा है, ओ नवीकरणीय, तो बोलेंगे वैसा बोला क्या, ओ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे, तो लिखेंगे ये तो सिंपल तुम लोग लिखेगा वैसा ऊर्जा का स्रोत, वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसका
मात्रा, जिसका मात्रा सीमित हो, जिसका मात्रा क्या हो, सीमित हो, और जो एक बार समाप्त हो जाए, ठीक है ना, जो एक बार समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करना असंभव हो, पुनः प्राप्त करना असंभव हो या पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, उसे और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। समझ तो कहा गया। और नवीकरणीय को ही बोलते हैं परंपरागत, परंपरागत भी बोल सकता है, ठीक है ना, तो और नवीकरणीय को ही बोलते हैं परंपरागत। समझ आ गया ना। अब बोला दो उदाहरण देने, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में है, एक बार समाप्त हो गया तो गई हो, फिर दूसरा बार नहीं बनेगा। समझ तुम लोग आ गया ना। तो एग्जाम्पल लिख देना। समझ आ रहा है तुम लोग को 4 क्वेश्चन का चयन करना, तो ऐसा 4 क्वेश्चन का चयन करना जो तुम आसानी से लिख सकते हो, अच्छा से लिख सकते हो, क्योंकि उसका 2 नंबर में 2 नंबर देना उसको अनिवार्य हो जाए, ठीक है ना। ऐसे फालतू नहीं कर लेना, ठीक है ना। अगला क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करो। तो जिंदगी में बताते आ रहे हैं तुम लोग को, नहीं बताते आ रहे हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, यही नहीं बोल रहा है, ये तुम लोग को जिंदगी में बताते आ रहा है ना। उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर लिखना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। पहले देखो क्वेश्चन का आंसर किस तरह देना है कि अच्छा मार्क्स मिले। लिखना उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर होता है, निम्नलिखित अंतर होता है, एक तरफ उत्तल लेंस एक तरफ अवतल लेंस, ठीक है। अब पहला अंतर क्या लिखो, तो पहला अंतर उसका परिभाषा लिख दो। उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। पिक्चर वो बना देगा तो अच्छा रहेगा, देखेगा हाँ पिक्चर ही जानता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर उत्तल लेंस लिख के ऐसे पिक्चर बना दो, यहाँ अवतल लेंस लिख के इस तरह पिक्चर बना दो। समझ आ रहा है ना। अब क्या लिख देगा, लिखेगा पहला अंतर क्या कि उत्तल लेंस हम बोल लेते हैं तुम लोग को, ठीक है ना, बोल लेते हैं तुम लोग लिख लेना। 1 नंबर फिर 2 नंबर। उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, पहला अंतर ही हो गया। अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, पहला अंतर ही हो गया। उत्तल लेंस किरणों क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पर मिलाने काम करता है ना, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दूसरा अंतर लिखना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो दूसरा अंतर क्या लिखना है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और यहाँ पर दूसरा अंतर में क्या लिखना है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर रोमन अंक में लिखना है, किसमें लिखना है, रोमन अंक में। समझ आ गया ना। तीसरा अंतर क्या लिखना है, उत्तल लेंस हम जानते हैं कि इधर जितना दूरी है सब प्लस, इधर जितना है तो उत्तल लेंस का फोकस इधर है ना, तो उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी इधर होगा तो अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। और देखो दर्पण और लेंस में खाली यह चीज़ें मिलता है, समझ आ गया ना, बाकी सब कुछ उल्टा होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक तो उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक तो अवतल दर्पण का भी फोकस दूरी ऋणात्मक, बस ये दोनों मिलता है, बाकी बस सब कुछ उल्टा होता है, पता है तुम लोग को। चलो अगला क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस का जब फोकस दूरी धनात्मक है तो क्षमता भी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो लिखेंगे उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है। फिर लिखेंगे अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है, ठीक है। और क्या लिखेंगे उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस ओलांडर है ना, दर्पण में ओलांडर कौन, अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस से क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में खाली आभासी, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे उत्तल लेंस के द्वारा बड़ा, छोटा तथा बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है, समझ तो लोग आ गया ना। फिर लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण के द्वारा सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है। कितने अंतर बता दिए, लेकिन जो शुरू वाला जो बताया था वो ज़्यादा मेन था, समझ आ गया ना। तो 2 नंबर में है तो शुरू वाला लिख देना, 3-4 अंतर, समझ आ गया, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, ठीक है। अगला बोला सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, देखो सरल सूक्ष्मदर्शी जो है क्या, उत्तल लेंस है, क्या सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो देखिए यहाँ पर पूछे डाट तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो क्या बोलना है, उत्तल लेंस। क्या बोलना है, उत्तल लेंस। क्या बोलना है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। फिर बोल रहा है इसका एक किरण आलेख खींचे, यानी किरण फिर खींचना है, क्या करना है, यानी डायग्राम बनाना है। तो तुम लोग को बताया था डायग्राम बनाने, उत्तल लेंस वस्तु कहाँ रखते हैं तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता बताए थे ना। तो डाट लिखना है क्या, यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, किसका होता है, और लिखना है। अब क्या बोलेंगे यहाँ डाल दे, बोलेंगे कि वैसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें सूक्ष्म वस्तुओं को लेंस के नज़दीक रख सूक्ष्म वस्तुओं को का बड़ा, क्या बोल रहा है, देख यहाँ पर वैसा सिंपल बात, सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है ना। तो क्या बोलेंगे, वैसा सूक्ष्मदर्शी जो सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा, सीधा तथा, देखा बड़ा को बोलते हैं आवर्धित, क्या बोलते हैं, आवर्धित बड़ा को ही बोलते हैं, बड़ा बन रहा है आवर्धित है, तो बड़ा बोल देते आवर्धित नहीं बोलेंगे। तो बड़ा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता हो उससे सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। क्या बोलेंगे वैसा सूक्ष्मदर्शी यानी जो
सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा, सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता हो, आभासी प्रतिबिंब बनाता हो उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। अब तुम लोग सिंपल बता, उत्तल लेंस से वस्तु को कहाँ रखने पर बनता है, जल्दी बता दे। इसका किरण आरेख खींचना है ना, किरण आरेख खींचना है ना, तो उत्तल लेंस से वस्तु को कहाँ रखने पर बड़ा भी बने, सीधा भी बने और आभासी बने, जल्दी बता दे। तो हम जानते हैं प्रकाश के अंदर और फोकस के बीच, जानते हैं ना। तो यहाँ पर मान लो ये क्या है, प्रकाश के अंदर है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, फोकस के दुगना दूरी है, ये भी क्या है, इधर फोकस है, इधर क्या है, फोकस के दुगना दूरी है, इधर वाला को 2 बोलते हैं, मेनका को 2 करके इधर जाता है, मेनका को 2 बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 बोलते हैं ना। अब हम जानते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, आभासी बनाना है, जो हम बताए थे वो लिख देना, उसके ऊपर किरण आरेख खींचना, क्या बोल रहा है। तब देखो हम जानते हैं कि बड़ा भी बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कब बनेगा, तो बनेगा जब रहेगा फोकस और इसके बीच, तब नहीं बनेगा। अब यहाँ जाएगा किरण आरेख बोला ना खींचने, वहाँ पर किताब में गलती खींचल है, बोल रहा है यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी याद दिया, दर्पण दे दिया, गलती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ जाएगा समांतर जाएगी किरण, इसका नाम दे देना है ए बी, ठीक है ना। समांतर जाएगी किरण, कहाँ जाएगी, तो फोकस से गुजरेगी, कहाँ गुजरेगी, फोकस से गुजर गई, फोकस से गुजर गई ना। अब यहाँ से क्या होगा, प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे, देख यहाँ पे, यहाँ दूरी कम था, धीरे धीरे फैलने जा रहा है ना, यानी इतना तो पता चल गया कि आगे कहीं नहीं मिलेगा, तो क्या आगे फैल रहा है, तो कहीं नहीं मिलेगा, तो पीछे सिकुड़ रहा है, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे पीछे, कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, और इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, लगेंगे पीछे सारा है, कहाँ सारा है, और जहाँ ये दोनों काटता हुआ प्रतीत हो रहा है वहाँ पर ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, इतना बड़ा वस्तु था ए बी, तो बन गया क्या मेरा ए डैश बी डैश, बन गया है ना। अब जरूरी ना है कहाँ बनेगा, लेकिन एक साथ पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा अथी आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बन गया ना। तो यही होगा क्या, यही सब किरण आरेख खींच दिए हैं, समझ तो लगा। ऐसे दूसरी चीज़ गए प्रकाश के अंदर फोकस के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है और वस्तु की ओर ही बनता है, समझ तो लगा गया। चलो अगला क्या बोल रहा है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो सिद्धांत इसका हम 12 बताए, तुम लोग ना बताए थे। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो हम जानते हैं विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, विद्युत मोटर का ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, बस इतना ही लिखना है। अगर और लिखना है तो लिख देना कि विद्युत मोटर की शक्तिशाली चुंबक बताए थे ना, मोटर ये रहा या जनरेटर रहा, समय का चुंबक होता है, क्या होता है, तो विद्युत मोटर के शक्तिशाली चुंबक के बीच तांबे के बने कुंडली होता है, तांबे के बने क्या होता है, कुंडली होता है, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। बस इतना लिख दे, क्योंकि 2 नंबर के यार बात हो जाना है। लेकिन वो जो हम बताए थे शुरू में लिखने, क्या बता रहे थे, विद्युत ऊर्जा का सिद्धांत लिखना है, सिद्धांत क्या लिखना है, सिद्धांत, उसके बाद सिद्धांत लिख के इस तरह देख के लिख देना है, क्या लिखना है, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिख के इस तरह लिखना है, क्या कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। और लिख देना, और लिखना चाहेगा तो लिख सकता है कि विद्युत मोटर में के शक्तिशाली चुंबकों के बीच, तांबे के बने कुंडली होता है, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। बस इतने लिखना है, समझ आ गया ना। अच्छा पूछेगा कि ये तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला था, लेकिन पूछेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बोलना है क्या, डायनेमो, क्या बोलना है, डायनेमो, समझ तो लगा गया ना। चलो अगला है एमीटर एवं वोल्टमीटर का उपयोग बताए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लिख दो, फटाफट से सटीक आंसर भी लिख देगा और इसमें नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। एमीटर क्या करता है, तो जानते हैं कि एमीटर क्या बोल रहा है, एमीटर तथा वोल्टमीटर का उपयोग बताओ, तो हम जानवे करते हैं, नहीं जानते हैं। एमीटर परिपथ में, एमीटर क्या बोलते हैं, एमीटर परिपथ से होकर बहने वाले धारा को मापता है, बस लिख दिए, लिखेंगे एमीटर का उपयोग, उसका इस तरह चिन्ह देंगे, उसको लिखेंगे एमीटर परिपथ से होकर बहने वाले धारा को मापा जाता है, एमीटर के द्वारा परिपथ से होकर बहने वाला धारा के मापा जाता है। वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच बताए थे ना, विभवांतर मापते हैं, तो लिखेंगे वोल्टमीटर परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। उतना नहीं जाना तो सिंपल लिखना है कि एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है और वोल्टमीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। बस नंबर मिल गया, एगो मिला एमीटर के लिए 1 नंबर, एगो मिला वोल्टमीटर के लिए 1 नंबर, 2 नंबर हो गया। अगला क्या बोल रहा है, आज की हम तो सब करवा रहे, लेकिन तुम लोग को वहाँ पर 4 को पहले तुम लोग को क्या देखा, अपने आंसर देने से पहले तुम लोग 4 क्वेश्चन को चुन लेना है कि हमको यही आंसर देना है, जिसका आंसर तुम लोगों ने पहले मन में सोच लेना है, इसका आंसर दे पा रहे हैं, हाँ दे पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा से कोई लिखने में प्रॉब्लम ना है, वो 4 को चुन लेना है, समझ आ गया ना। यहाँ तो हम सब दे रहे हैं। अगला क्या बोल रहा है, आग की समझना क्षमता क्या है, आग की समझना क्षमता का क्या तात्पर्य है, यानी बोल रहा है। तो हम जानते हैं इससे बताए कि ये तो लाखों बार तुम लोग को बताए थे कि वस्तु दूर हो या नज़दीक हो, हम उसे साफ साफ देख सकते हैं, या परिवर्तन आँख के लेंस के द्वारा फोकस दूरी को बदलकर किया गया है, जो सीरियली मांसपेशियों के द्वारा, जो सीरियली या उसी को बोलते हैं पछमावी पेशी या सीरियली मांसपेशियाँ, ठीक है ना। तो जो सीरियली मांसपेशियों के द्वारा, सीरियली मांसपेशियों के
द्वारा तनाव, क्या बोल रहे हैं, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा तनाव के बढ़ाने घटाने से संभव हुआ है। तनाव के बढ़ाने घटाने से लेंस पर तनाव के बढ़ने या घटने से हुआ है, बढ़ने या घटने से हुआ है। आँख के इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। बस हो गया, समझ में क्या गया, क्या बोले थे, बोलना है क्या। देखो इसमें अगर तुम लोग को लिखने प्रॉब्लम होता है तो छोड़ भी देता है और बना लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोले, वस्तु दूर हो जा नज़दीक हो, वस्तु दूर हो जा, लेकिन राइटिंग में अच्छा लिखना है, सफा सफा लिखना है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन के बाद एक दूसरा क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, कम से 2-3 लाइन छोड़ के देना कि इन्हें सटा लिख देना, सब लगेगा काको कोरबा लिख दिए, ठीक है ना। क्या बोले थे, वस्तु दूर हो जा नज़दीक हो, वस्तु दूर हो जा नज़दीक हो, हम उसे साफ साफ देख सकते हैं, हम उसे साफ साफ देख सकते हैं। यह परिवर्तन आँख में उपस्थित लेंस के द्वारा, आँख में उपस्थित लेंस के द्वारा फोकस दूरी बदल कर किया जाता है, फोकस दूरी बदल कर किया जाता है। और यह सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा लेंस पर डाले गए दबाव के कारण, लेंस पर डाले गए दबाव के कारण संभव हो पाता है। आँख के इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। चलो हो गया। अगला बोला भूस्मी ऊर्जा क्या है, भूस्मी ऊर्जा क्या है। देखो भूस्मी ऊर्जा क्या है पता है, जैसे तुम लोग जाता है यहाँ पर क्या मुंगेर हुआ जाता है, जैसा गर्म पानी निकलता है ना, तो गर्म पानी कैसे निकलता होता है, जमीन के अंदर क्या होगा, गर्म क्या होगा, गर्म लावा होगा और उसके संपर्क में पानी आ गया होगा, तो पानी वहाँ से निकलता होगा, तो वहाँ से गर्म पानी उसी को बोलते हैं गर्म झरना। क्या बोलते हैं, तो गर्म झरना कहीं निकल जाता है, क्योंकि गर्म धरती के अंदर क्या है, गर्म है क्या, और वहीं पर मान लो कि नज़दीक में कहीं लावा है, ठीक है, तो वहाँ पानी संपर्क, तो जब धरती के अंदर जो पानी है उस संपर्क में वहाँ पर आ गया होगा, तो गर्म पानी अगर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं गर्म झरना। क्या बोलते हैं, अगर मान लो गर्म पानी नहीं निकल पाए तो अंदर में भाप बनेगा, क्या बनेगा, भाप बनेगा, और वही भाप को क्या करेंगे, वही भाप को पाइप के द्वारा निकालेंगे, तो भापा एकदम दौड़ेगा कसके, भापा पाइप से दौड़ेगा, जैसा भापा मारे ऐसे देखो, भाप में बहुत ताकत होता है ना। तुम लोग भाप क्या करता है, तुम लोग भाप तुमको जो ढकता है, भाप को ढक दे, लेकिन भाप में इतना ताकत हो उसको उठा फेंक देगा, फेंक देता उठा के, ताकत होता है ना। तो वही भाप को हम क्या करेंगे, पाइप के द्वारा पृथ्वी से निकाल के, पाइप के द्वारा पृथ्वी से निकाल के टरबाइन होता है, ठीक है, टरबाइन पर मारेंगे तो टरबाइन अपने घूमेगा और टरबाइन नाचेगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल बात है। तुम लोग जनरेटर पंप क्या होता है, क्या घूमता है, आर्मेचर घूमता है ना, तो टरबाइन नाचेगा तो आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा तो बिजली उत्पन्न हो जाएगा। जनरेटर में तो इसी तरह होता है ना, समझ आ गया। तो बोला भूस्मी ऊर्जा क्या है, भूस्मी ऊर्जा लिखना कि जब भूमि के अंदर पानी, क्या बोल रहे हैं, पानी गर्म लावा के संपर्क में आता है तो वहाँ भाप बन जाता है, क्या बनता है, वाष्प बन जाता है। और वही भाप को पाइप से निकाल के, पाइप के द्वारा निकाल कर टरबाइन पर, क्योंकि 2 नंबर का है ना, तो टरबाइन पर छोड़ा जाता है, तो टरबाइन नाचने लगता है और बिजली उत्पन्न हो जाता है। तो इसी बिजली उत्पन्न करने की यह प्रक्रिया को भू ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। बस हो गया। अब बोल रहा है उत्तल लेंस के लिए 1/v - 1/u बराबर 1/f की स्थापना करें, नहीं बोल रहा है। चलो इला जो है ना, पचमढ़िया जो है सबसे लास्ट में करेंगे, पहले 2 नंबरिया सबका निपटा दें। पचमढ़िया जो है मतलब कि इला हम सिद्ध करेंगे, ये बोल रहा है सिद्ध करना, ये सिद्ध करेंगे, उसके बाद दर्पण के लिए भी सिद्ध कर देंगे। देखो खाली लेंस के लिए इसको बताएंगे, बोलेगा लेंस के लिए भी सिद्ध करो, तो उत्तल लेंस में करना, ठीक है ना। डाट बोलेगा कि लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v - 1/u सिद्ध करो, तो उत्तल लेंस से करना, कौन लेंस से करना है। और डाट कभी तुम लोग को बोलेगा उत्तल लेंस के लिए सिद्ध करो, तो उत्तल लेंस के लिए बोलेगा तो और उत्तल लेंस से करेंगे, अब तक कभी नहीं बोलेगा, समझ आ गया ना। और दर्पण में बोलेगा सिद्ध करो, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u सिद्ध करो, तो दर्पण में अब तक दर्पण से शुद्ध करना, ठीक है ना। या लिख देगा अब तक दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v + 1/u करो, तो अब तक दर्पण से करना है, लेकिन उत्तल कभी नहीं बोलेगा, दर्पण में उत्तल नहीं बोलेगा, लेंस में अवतल नहीं बोलेगा, ठीक है ना। ऐसे दोनों से जाता है, दोनों के लिए सूत्र होता है, दोनों के लिए है ना। तो बताएंगे पचमढ़िया बताएंगे बाद में, पहले सबका 2 नंबरिया मिटा देते हैं, ठीक है ना। और दोनों अभी हम सिद्ध कर पाएंगे दोनों, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। हो सकता है कि अगर एक सेटिंग में अगर यूला आ गया तो दूसरा वाला आना फिक्स है, ठीक है ना, इसलिए चलो यहाँ ध्यान दो। तो चलो अब देख लेते हैं रसायन शास्त्र में जो 2 नंबरिया है वो देख लेते हैं। बोला वन संपदा पर आधारित कि नहीं 2 उद्योग के नाम बताओ। ये तो देखो इस क्वेश्चन को छोड़ना है, इसमें ना डायरेक्ट तुमको नंबर मिलेगा, 2 में से 2 नंबर मिलेगा, समझ आ गया। क्योंकि बोल रहा है सिंपल लिखने बोल रहा है कि वन संपदा पर आधारित कि नहीं 2 उद्योग के नाम, तो लिखना है कि वन संपदा पर आधारित निम्नलिखित 2 उद्योग है, उसका 1 नंबर दे दो। 1 नंबर जैसे दे सकता है क्या, जूट उद्योग, नहीं दे सकते हैं, जूट उद्योग क्या दे सकता है, जूट उद्योग के बाद क्या लिख सकता है, कपास उद्योग लिख सकता है, कपास उद्योग, जूट उद्योग, कपास उद्योग, चीनी भी होता है ना, तो चीनी उद्योग क्या लिख सकते हैं, चीनी उद्योग, तो जूट हो गया, कपास हो गया, चीनी हो गया, रेशम उद्योग, ठीक है ना, ये सब लिख सकता है, सब लिख सकता है, लेकिन 2 जगह लिखना है, कोनो कितना लिखना है, कोई 2 ठो ही लिखना है, समझ आ गया ना। तो लिख देना, हम तुम लोग को 4-5 बता दिए, जूट उद्योग, कपास उद्योग, चीनी उद्योग, रेशम उद्योग, रेशम भी होता है, रेशम भी किस पर होता है, तो होता है शहतूत के पेड़ पर होता है ना, तो सब लिख देना है, ठीक है ना। इसमें तुम लोग को नंबर डायरेक्ट मिलेगा। अगला बड़ा निम्नांकित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता दो, इसको तुम लोग को बहुत बार बताया है ना। चलो देख लेते हैं फटाफट। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु S2 का S2, तो सल्फर का रखेंगे होता है 16, कितना होता है, तो इसका होगा 2 फिर 8 और फिर 6, तो अंत में 6 आ रहा है ना, तो सल्फर को छो दे दो, सल्फर बीच में रखेंगे और सल्फर को छो दे दो, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। आप बोलेगा इधर 2 काल दिए हैं, इधर 1 को काल दिए हैं,
तो सिंपल बात है, हाइड्रोजन का होता है ये कितना होता है, और 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन इधर रखेंगे इधर रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है ना। अगर हाइड्रोजन का 2 होता है तो हाइड्रोजन के इधर रखते हैं इधर रखते हैं, जिधर 2 का उधर रखते हो, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के इधर रख, ठीक है, हाइड्रोजन के इधर रख दिए। हाइड्रोजन को हम जानते हैं कि 2 मिल जाता है, इसका पेट भर जाता है ना। तो हाइड्रोजन का हमारा 2 एगो इससे मान लगा सल्फर से एक पेटा भर गेलो, एक सल्फर से मान लगे एक पेटा भर गेले। सल्फर बोलेगा हम भुखले रहिए, छोटा थोड़ा सा के दरियो हमला पहले। अब तो क्या करेगा, इससे एगो लेगा, इससे भी एगो लेगा, और ये सब अपना सबसे एक एगो ले लिया ना। ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया, देखो 2 2 4 2 6 7 8, सल्फर का 8 हो गया ना, पेट भर गया। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ आ गया। और अब बोल रहा है F2, क्या बोल रहा है F2 मतलब फ्लोरीन, F2 मतलब यानी F मतलब फ्लोरीन है, मतलब अब फ्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है जल्दी बता दे। 9 होता है गधा, ना पता है तुम लोग को 9। तो क्या करेंगे 2 और करेंगे 7 करेंगे, तो फ्लोरीन को हो गया कितना 2 7 हो गया, तो अंतिम में कितना है 7, कितना है 7 है ना। तो एक फ्लोरीन यहाँ लिख दो, एक फ्लोरीन यहाँ लिख दो, ठीक है ना, लिख दिया ना। अब फ्लोरीन के 7 होता है, कितना होता है 7 होता है। तो जानता है कि इसको एक एक मिलेगा तो 8 हो जाएगा, यानी एगो इसको ही देगा एगो इससे ही लेगा, तो एगो इसके सामने बना दो, बना दिए सामने, बना दिए सामने बना दिए है ना। और बाकी बात 7 हुआ और देना है, तो कहीं कहीं दे दो, 1 2 दे दिए। चलो इसका क्रॉस से बना देते हैं, एगो तो डॉट बनेबे नहीं किए हैं, एगो क्रॉस बना देते हैं। एगो सामने दे दिए ना, अब छोगो को दे दो बगल बाम दे दिए। अब इससे एगो ले लिया, पेटा भर गया इसका, ये कहेगा हमरो दे, हमरो पेटा भरना है, तो ये ले लिया, बस हो गया। समझ तो क्या आया। चलो अगला क्या है, तुम लोग को अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब कर, तुम लोग अपना दोस्तों को भी शेयर कर, ठीक है ना। जलो मत तुम लोग देख के कि मेरा दोस्त भी पढ़ लेगा तो वो भी हमसे ज़्यादा नंबर ला लेगा, उसका जलना ना है। उस तरह तो हम भी फिर तुम लोग को पढ़ेबे नहीं करते, पेड कर देते, ठीक है ना। तो तुम लोग भी शेयर करो, ठीक है। चलो अगला ध्यान दे, निम्नांकित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित होने वाला पदार्थ की पहचान करें। बोल रहा है ना, उपचयित मतलब होता है ऑक्सीकरण, और अपचयित मतलब होता है अवकरण। समझ तो क्या, उपचयित मतलब ऑक्सीकरण, अपचयित मतलब अवकरण, तुम लोग को बताए थे ना। तो चलो तो देखते हैं अगला का प्रभाव। तो हम देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा देख लेते हैं उपचयित अपचयित क्या है, ठीक है। पूछेगा तो काफ़ी, अगर ये बना देगा तो इसमें नंबर भी तुम लोग को कम कटेगा, क्योंकि इसमें दिखाई लिखना है कौन उपचयित है कौन अपचयित है, मिट भी नहीं रहा है, ठीक है। पहले इसको लोग को मिटा। चलो यहाँ ध्यान दो, तो क्या है, हाँ, उपचयित और अपचयित होने वाला पदार्थ की पहचान कीजिए, यही है ना। तुमने उठो भी देख लेना, तुम लोग को हम चैप्टर 4 में विद्युत धारा वाला नहीं करवाए थे। विद्युत धारा हम क्या कराए थे सरणि क्रम के लिए प्रतिरोध के संयोजन कराए थे। बताए थे आर एस बराबर RS यानी समतुल्य प्रतिरोध बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, इस तरह बताए थे ना। ये तुम लोग को चैप्टर 4 में मिल जाएगा। और समांतर क्रम के लिए बताए थे, क्या समांतर क्रम के लिए बताए थे 1/RS यानी समतुल्य प्रतिरोध होता है उल्टा, यानी 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 बताए थे। चैप्टर 4 में तुम लोग को करेले हैं, ये भी देख सकता है, ठीक है ना तुम लोग। तो चलो यहाँ पे बोल रहा है क्या, निम्नांकित में उपचयित तथा अपचयित होने वाला पदार्थ की पहचान करें, यानी बोल रहा है। देखो क्या है, समीकरण दिया हुआ है 4Na और इसका लिखा हुआ सॉलिड, क्या लिखा हुआ है, यस मतलब सॉलिड है। ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, तो क्या बना हुआ है, तो बना हुआ है 2NO, क्या बना हुआ है 2Na2O, और लिखा हुआ सॉलिड, क्या लिखा हुआ है। तो बोल रहा है इसमें कौन पदार्थ उपचयित हो रहा है कौन अपचयित हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर देख रहे हैं, हम जानते हैं ऑक्सीजन का जुटना नहीं देख रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर जुट गया ना, यहाँ बेचारा उसके पास ऑक्सीजन ना था लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, तो जुट गया है ना, क्या हुआ जुट गया, क्या हुआ, तो ऑक्सीजन का जुटना होता है। ऑक्सीजन यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं उपचयन, क्या बोलते हैं उपचयन, क्या बोलते हैं। तो बोला कौन पदार्थ उपचयित हो रहा है, तो बोलेंगे क्या है, यहाँ बोलेंगे सोडियम ही हो रहा है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर लिख देना है, यहाँ सोडियम लिख देना है तुम लोग को, यहाँ पर सोडियम यानी Na का उपचयन हो रहा है, अब बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ का अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखो सेकंड नंबर देखो क्या है, CuO प्लस H2, यही है ना Cu। तो देखो यहाँ पर सिंपल बात है, दोनों रिएक्शन करेगा ये दोनों। तो यहाँ पर जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोस्ती कर लेगा, बना लेगा जल, क्या बना लेगा जल। बेचारा बचे कौन, कॉपर अकेला बच गया, तो वही लिखा है Cu प्लस H2O लिखा हुआ है ना। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन भाग गया, ऑक्सीजन पहले दोस्ती था, दोनों में पूरा दोस्ती था, दोस्ती टूट गया ना, तो ऑक्सीजन का टूटना बताए थे ना। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, या ऑक्सीजन को बोलते हैं उपचयन, क्या बोलते हैं। ऑक्सीजन का टूटना अवकरण, क्या हो गया, अवकरण हो गया है, ठीक है ना, अवकरण हो गया है, ठीक है। और अवकरण हो गया तो इसको बोलते हैं अपचयन, क्या बोलेंगे। तो किसका अपचयन हो रहा है, तो बोलेंगे कॉपर का, यहाँ क्या लिख देंगे, इस तरह तुम पिक्चर बनाए लिखेगा तो अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना। लिखना है यहाँ कॉपर का
अपचयन हो रहा है। समझ तुम लोग आ गया? चलो बस हो गया। अगला अब 56 नंबर क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो बहुत बात 100 बार बताया तुम लोग को, बताया था ना, ये छोड़ना थोड़ा है। देखो जैसे 11 नंबर के 11 नंबर अच्छा हो गया, फिर तुम लोग को 14 नंबर भी अच्छे है, तुम लोग बना सकते हैं ना, बना सकता है, ऐसे सब अच्छे है, लेकिन तुम लोग ले बकलो लेवे करता है, क्या करेगा? कोनो क्वेश्चन ऐसा थोड़ा है कि जो नहीं बनेगा। 2 नंबरिया तो सबका बन जाना चाहिए, 2 नंबरिया में कोई दम नहीं रहता है, ठीक है ना। इतना पढ़ा देने के बाद, पूरा पढ़ा देने के बाद क्रेश को तुम लोग को चैप्टर 3 तक फ्री करवा दिए, फिर तुम लोग को इतना VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाने के बाद सब नहीं बनेगा तो ले बकलो गधा हेवन करता है तुम लोग। चलिए ध्यान दे क्या बोल रहा है। अब 56 नंबर क्रिया किसे कहते हैं हम जानते हैं, क्या बताया था? अब 56 नंबर क्रिया क्या बताए थे? तो बताए थे वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे क्या बोल रहे हैं, नीचे अवक्षेप के रूप में, ठीक है, नीचे ठोस पदार्थ के रूप में से नहीं बोल सकते हैं, नीचे ठोस पदार्थ के रूप में बैठ जाता है तो उसे अवक्षेप कहते हैं। और इसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बोले थे? बोलना है वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है तो इस अभिक्रिया को इसे अवक्षेप कहा जाता है। तो उस ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है, इस तरह भी बोल सकता है, तो उसे अवक्षेप कहा जाता है और इसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। बस हो गया। अब बोला इसका एग्जाम्पल उदाहरण बोल रहा है, तो एक एग्जाम्पल देना है, क्या देना है? जैसे लिख दिया NaCl, तो बार तुमको बताते हैं AgCl2 ये जो रिएक्शन कराए तो क्या बन गया? तो Na जाएगा Cl से दोस्ती कर लेगा, नहीं करेगा। और यहाँ पर तो ई ला देख, यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा, माइनस से दोस्ती कर लिया ना, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा Na, यहाँ ध्यान दे, सॉरी यहाँ पर दोनों एक के ले लिए, सॉरी यहाँ पे AgNO3 होता है, वही हम सोचेंगे क्या बन रहा है, क्या है यहाँ पे, क्या होता है AgNO3, क्या होता है AgNO3। अब देखिए Na जाएगा, इससे दोस्ती कर लेगा तो हो जाएगा क्या? NaNO3 हो गया। बेचारा ही बोलेगा चल अब हम दोनों भी दोस्ती कर लेते, हो जाएगा क्या? AgCl, क्या जाएगा Ag, और यही ठोस के रूप में नीचे बैठ जाएगा। तो अवक्षेप को हम नीचे दिखाते हैं तीर से, किससे दिखाते हैं? तीर से। तो लिख देना है, इसके नीचे लिख देना अवक्षेप, क्या लिख देना है? बस यही अभिक्रिया देना है, एक तो उदाहरण देना है। समझ तो लोग आ गया ना। अगला बोला एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो इसको बताइए कि तुम लोग को बार विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? किसी परमाणु के द्वारा, किसी तत्व के द्वारा किसी तत्व का विस्थापन कर दे, चाहे एगो हो तब भी विस्थापन, 2 गो हो तब भी विस्थापन। लेकिन एकल विस्थापन पूछेगा तो एगो भागेगा, और द्वि विस्थापन पूछेगा तो परमाणु जो है अपना स्थान अदला बदली कर लेता है ना। तो यहाँ बोल रहा है एकल विस्थापन, क्या बोल रहा है? तो बोलना वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के द्वारा किसी यौगिक के तत्व का किसी एक तत्व का विस्थापन कर दिया जाता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। बस इतना लिखना है और उसका एक एग्जाम्पल दे देना है। क्या बोलना है? वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी एक तत्व के द्वारा किसी यौगिक के एक तत्व का विस्थापन हो जाता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख देना है क्या? जैसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर CuO है ना, और यहाँ पर मान लो आ गया है क्या? यहाँ पर CuO है और यहाँ पर मान लो आ गया Na, क्या आ गया? Na जाएगा, इसको मार के भगा देगा, इसको, तो क्या हो जाएगा? Na2O। अब बेचारा कॉपर भाग गया, इसका क्या हुआ? यहाँ पर इसका हो गया विस्थापन, क्या हो गया? कॉपर का हो गया विस्थापन, कॉपर का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। उसी प्रकार तुम लिख सकता है CuO + Zn, ठीक है, Zn जाएगा, कॉपर को मार के भगा देगा तो हो जाएगा ZnO, और Cu भाग जाएगा तो Cu का विस्थापन हो गया है। यहाँ पर सटिक मार देगा, Cu का क्या हुआ? विस्थापन, क्या हुआ? बस एग्जाम्पल देना है, समझ तो आ गया ना। अगला बोला विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण बोल रहा है। इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखिए, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो सिंपल देखो, जितना भी चिप्स का थैली है, चाहे कोई भी चिप्स का थैली हो, चाहे मूंग दाल हो या तुम लोग का क्या आता है मोटू पतलू को क्या आता है ना, चाहे कुछ भी कोई भी चिप्स का थैली हो, ठीक है ना, चाहे कुरकुरे को हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। क्या होता है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है ना अक्रिय गैस की तरह काम करता है, यानी वो जो है मतलब वो नाइट्रोजन, जब तक उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहेगा तब तक उसमें ऑक्सीजन आ पाएगा, और क्योंकि अंदर में नाइट्रोजन गैस है ना, तो नाइट्रोजन गैस क्या करता है? उससे मतलब ऑक्सीजन गैस उससे भरा रहेगा तो उससे हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्या जाएगा? ऑक्सीकरण होकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीकरण होने से क्या होगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो में हो जाएगा, क्या होगा? में जाना तो समझता है ना, में जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन गैस जब तक भरा रहेगा तो वो क्या करेगा? उससे रिएक्शन नहीं करेगा, तो ऑक्सीकरण उसका ना हो पाएगा, ऑक्सीकरण ना हो पाएगा तो क्या होगा? में रहेगा नहीं, ठीक है ना, टनाटन रहेगा। समझ आ गया ना। तो बोल रहा क्या? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो लिखना चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और बोला और क्यों? तो लिखना चूंकि, क्या लिखना है? चूंकि लिखना है,
नाइट्रोजन गैस, चूंकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस की भांति कार्य करता है, अक्रिय गैस की भांति कार्य करता है और वह चिप्स को होने वाला ऑक्सीकरण से बचा लेता है, बस इतना लिखना है। 2 नंबरिया है। बिरंजा चून क्या है? बिरंजा चून तो बिरंजा चून क्या है तुम्हें बताए किए थे, बिरंजा चून बताए थे क्या? पहले बिरंजा चून क्या है? बिरंजा चून लिखना है जब क्या बताया था, जब शुष्क बुझे हुए चूने को, चूने को 40 डिग्री सेल्सियस गर्म कर, जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तप्त कर उससे क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो बिरंजा चून बनता है। बिरंजा चून बस इतना लिखना है। उसके बाद इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या लिखना है? रासायनिक नाम बोल रहा है, क्या बोल, सूत्र नहीं बोल रहा है, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम इसका क्या है? सूत्र पहले देख ले तुम लोग, COCl ये हो गया रासायनिक सूत्र। ये क्या हुआ? देखिए रासायनिक नाम बोल रहा है, क्या बोल रहा है तो लिख देना इसका रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ हो गया कैल्शियम, क्या हो गया? तो कैल्शियम क्या लिख रहे हैं? कैल्शियम। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर? ऑक्सी और क्लोराइड, क्या है? ऑक्सी क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, तो क्लोराइड क्या समझ गया? रासायनिक नाम बोलेगा तो रासायनिक नाम लिखे से बोलेगा, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम लिखो तो रासायनिक सूत्र बोलेगा तो लिखेंगे क्या? NaHCO3। लेकिन रासायनिक नाम बोलेगा तो क्या लिखेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ तो आ गया ना? तो वही हो गया इसका रासायनिक सूत्र हो गया। अगर ये हो गया रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CO और Cl का गुना तो Cl2। समझ तो आ गया ना? अब बोल रहा है इसका उपयोग, क्या बता रहा है इसका उपयोग? तो फिर देखो पहले लिखना है क्या, तुम लोग को इस तरह आंसर देना तो अच्छा रहेगा कि बोला पहले क्या है तो लिखना है यहाँ पर बिरंजा चून क्या है वो लिख देगा, उसका आंसर दे दे। फिर बोला रासायनिक सूत्र लिखना, रासायनिक सब एक में शामिल कर देना, रासायनिक सूत्र लिख के उसके बाद इस तरह करके रासायनिक नाम बोला था, क्या बोला था? रासायनिक नाम लिख के इस तरह उसका नाम लिखना है। समझ गया ना? उसका फिर बोला उसका उपयोग, तो उपयोग फिर अलग लाइन में ऐसे करके मतलब अलग पैराग्राफ में अलग लाइन में लिख के इस तरह करेंगे तो अच्छा से मिलेगा कि टाइप बाय टाइप दिया ही आंसर। अब फटाक से 2 नंबर देगा, कोई नंबर नहीं काटेगा और सब एक शामिल कर देगा, लेल बकलोले सर देखकर वो खिचड़ी बना देगा। ठीक है ना? चलिए यहाँ ध्यान दे, जिस तरह मतलब जो आंसर पूछ रहा है बारी बारी सल से देते जाओ। ठीक है ना? अगला क्या बोल रहा है? सूत्र का उपयोग भी बोला था ना। तो बिरंजा चून का उपयोग कहाँ करता है? बिरंजा चून का उपयोग क्या आता है? यहाँ ध्यान दे, बिरंजा चून का उपयोग पहले क्या आता है? पहले क्या आता है? दूषित जल को शुद्ध करने में, दूषित जल को शुद्ध, क्योंकि बिरंजा चून क्या करते हैं? कुआं में डाल देते हैं, उससे क्या होगा? जिस पर जीवाणु विषाणु कीटाणु होता है खलास हो जाता है। तो लिखना है पहले दूषित जल को शुद्ध करना, दूषित जल को शुद्ध करने में। फिर क्या ले सकता है? इससे क्लोरीन गैस बनाने में। फिर इसको ले सकता है कपड़ा तथा कागज को विरंजित करने में। अब रोमन अंक पे लिखना है 1 2 3 देख, ठीक है ना? ऐसा तुम लोग को बहुत बड़ा ही पूछ दिया है, इस तरह इतना बड़ा 2 नंबर नहीं पूछता है। ठीक है ना? फिर क्या पूछेगा? कपड़ा था कागज़ को विरंजित करने में। फिर क्या बोलेंगे? फिर बोलेंगे हम क्या, तो बोल सकते हैं फूल तथा फूलों का रंग उड़ाने में। बस हो गया। चलो अगला, निष्ठापन और जारण में क्या अंतर है? तो लिखना है निष्ठापन और जारण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखना है निष्ठापन, क्या लिखना है? एक तरफ लिखना है निष्ठापन, क्या लिखना है? निष्ठापन। एक तरफ लिखना है जारण, क्या लिखना है? जारण लिखना है। समझ आ गया ना? और निष्ठापन कैसे करते हैं, जारण कैसे करते हैं लिख देना है। ठीक है ना? तो निष्ठापन हम उसको करते हैं, निष्ठापन कैसे करते हैं? तो निष्ठापन उसको करते हैं जिसके पास ऑक्सीजन होता है, और जारण कैसे करते हैं? जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं देना है, इसमें ऑक्सीजन देना है। तो बोलेंगे निष्ठापन। तो क्या बोलेंगे? जब क्या बोलेंगे? जब सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, निष्ठापन पहले लिख रहा है ना, तो ये पहला अंतर में लिख रहा है जब सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो उसे निष्ठापन कहा जाता है। समझा गया ना? और जारण में क्या लिखना है? जब सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो उसे जारण कहा जाता है। फिर अगला अंतर क्या लिखना है? 2 अंतर कम से कम लिखना है ना, 2 बढ़िया है ना? अगला लिखना है निष्ठापन कैसा करते हैं? निष्ठापन करते हैं जिसके पास ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन किसके पास है? जैसे CuO हो गया, ZnO हो गया, इसके पास क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? यानी जिसके पास ऑक्सीजन है उसे बोलते हैं ऑक्साइड अयस्क। क्या बोलते हैं? तो लिखना है कि ऑक्साइड अयस्क का निष्ठापन किया जाता है। ऑक्साइड हो गया, सल्फोनेट अयस्क भी हो गया, तो किसी एक को लिख देना। ठीक है ना? या कार्बोनेट अयस्क। क्या लिखना है? ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क का निष्ठापन किया जाता है। और जारण कैसा करेंगे? तो जारण करेंगे उसका जिसके पास ऑक्सीजन ना है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन दे रहा है ना, जिससे हो गया ZnSCuS। ठीक है ना? PbS यानी सल्फाइड अयस्क। क्या तो लिखना है? दूसरा अंतर लिखना है कि ऑक्साइड एवं सल्फाइड अयस्क का निष्ठापन करते हैं, जबकि सल्फाइड इसमें सॉरी उल्टा बोल दिए, इसमें ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क का निष्ठापन करते हैं, जबकि सल्फाइड अयस्क का जारण करते हैं। जाट में पूछता है ना, बस लिख देना है। अगला क्या है? एग्जाम्पल भी देना है तो दे सकता है एग्जाम्पल भी। ठीक है? अगला क्या है तुम्हारा? तो 5 नंबर बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं बायोलॉजी का।
2 नंबर या प्रकाश अनुवर्तन क्या है? प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश अनुवर्तन क्या है? तो लिखना है कि प्रकाश अनुवर्तन है, प्रकाश की ओर गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। समझ आ गया ना। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो गुरुत्व बल हमेशा कितना लगता है? गुरुत्व बल हमेशा लगता है नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर। क्या लगता है? कोई वस्तु तुम ऊपर फेंक दे, ऊपर फेंका तो ऊपर चलते गया कि ना, ऊपर जाएगा फिर कहेगा चल लौट चलते हैं, चल जाएगा पृथ्वी का जरा बेहोदा कहाँ जा रहा है? पृथ्वी उसको क्या करेगा? बुला लेगा। क्या करेगा? क्यों बुला लेगा? क्योंकि पृथ्वी पास है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। समझ आ गया ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है? नीचे। कहाँ लगता है? तो बता दो। पेड़ पौधा में गुरुत्वानुवर्तन गति किसमें होता है? तना में होता है कि जड़ में होता है? जड़ में होता है। तो पेड़ पौधा में जो गुरुत्वानुवर्तन गति होता है वो कहाँ होता है? जड़ में। क्या होता है? समझ आ गया ना। अब बता, पेड़ पौधा में प्रकाश अनुवर्तन गति किसमें होता है? प्रकाश ऊपर से आ रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन गति होता है तना में। क्या होता है? तो वही बोल रहा है यहाँ पर। क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या प्रकाश अनुवर्तन क्या है? तो बोलना है कि पेड़ पौधा में तना, पेड़ पौधा के तना लिखना है। पेड़ पौधा का तना हमेशा प्रकाश की ओर गति करता है। प्रकाश की ओर गति करता है। तो प्रकाश की ओर गति करता है, इसी गति को प्रकाश अनुवर्तन गति कहा जाता है। तुम अंधेरा कमरा या कोई डिब्बा में बंद करके पेड़ पौधा को रख दो, ठीक है ना, और कहीं छत छोड़ दो तो जरा सा किरण आएगा ना, उधर प्रकाश का मुँह मुड़ जाएगा। ठीक है ना। पेड़ पौधा का मुँह क्या होगा? मुड़ जाएगा। क्या होगा? इसको मान लो बंद कर दिया इस तरह, इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ छत करो तो इधर मुड़ जाएगा। समझा गया ना। तो यानी प्रकाश की ओर उसका तना जो हमेशा प्रकाश की ओर गति करता है। समझ तो आ गया। तो वही बोल रहा प्रकाश अनुवर्तन क्या है? तो लिखना है पेड़ पौधा का तना हमेशा प्रकाश की ओर गति करता है। तो इसी गति को प्रकाश अनुवर्तन गति कहा जाता है। बस हो गया। बोरा पोषण की परिभाषा दे। पोषण की परिभाषा ये तो तू जिंदगी में पढ़ते आ रहा है ना, पढ़ रहा है। पोषण किसे कहते हैं? तो वे सारी विधियां जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता हो, उससे पोषण कहा जाता है। अगर पूछता पोषण कितने प्रकार का होता है तो लिखते हैं, नहीं पूछा है। तो पोषण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषण, एक परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जो अपना भोजन खुद बनाए, जो किसी पर निर्भर नहीं रहता, उसे स्वपोषण कहते हैं। हरा पेड़ पौधा। और परपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जो अपना भोजन खुद नहीं बनाए बल्कि वो अपना भोजन के लिए किसी दूसरा पर निर्भर रहता हो, उसे परपोषण कहते हैं। सभी जीव जंतु या मनुष्य। ठीक है ना। लेकिन वो पूछा नहीं गया है, बता दिए हैं। उन लिखना तुम लोग को ना है, खाली पोषण बोला। क्या बोला? जितना पूछेगा उतने बाप के नाम पूछेगा, खाली बाप के नाम बताना है। समझ आ गया ना। ये ना कि बाप के नाम पूछा तो हमारा नाम ही है, हम हैवा का नाम ही है, बनिया का नाम ही है, दादा का नाम ही है, उतना ज़्यादा नहीं करना है। समझ तुम लोग आ गया ना। अल्लाह क्या बोला? गुणों का संचलन एक से दूसरे पीढ़ी में कैसे होता है? गुणों का संचलन एक से दूसरा पीढ़ी में क्या होता है? हम जानते हैं गुणों का संचलन एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जो होता है उसको बोलते हैं अनुवांशिक गुण। क्या बोलते हैं? यानी अनुवांशिक गुण क्या आता है? एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में चल जाता है। ठीक है ना। जैसे देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ डाले अनुवांशिक गुण से माता पिता से उसके संतानों में जो गुण जाता है उसको बोलते हैं अनुवांशिक गुण। क्या बोलते हैं? जैसे तुम लोग हम लोग क्या है? तो हम लोग के बाल काले हैं, तो काले हमेशा ना होते आ रहा है। तो क्या अनुवांशिक गुण के कारण हुआ? क्या हुआ? ऐसा है कि किसी बाला मतलब उसके माता पिता का बाला काला था, सफ़ेद हो गया, ऐसा नहीं होता है। अब जल उल जाएगा तो सफ़ेद हो जाएगा, लेकिन मतलब क्या होता है? काला। क्या होता है? आँख का रंग हम लोग को क्या है? जिस पर माता पिता का आँख का रंग उस प्रकार हम लोग का भी है ना। मतलब जो अनुवांशिक गुण इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक गुण बोलते हैं। ठीक है। तो अनुवांशिक गुण क्या है? तो अनुवांशिक गुण को ले जाने वाला कौन है? तो अनुवांशिक गुण को जो ले जाने वाला है DNA। क्या है? DNA फुल फॉर्म तुमको बहुत बार बताया। बता DNA फुल फॉर्म बता। डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ले रहा जाएगा। तुम लोग को फुल फॉर्म आया डैडी नजाज औलाद ले के बैले रहा जाएगा। कितना बताए थे? डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और वो पूछ लेता है RNA का फुल फॉर्म। क्या पूछता है? तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। समझ तुम लोग आ गया। तो यहाँ बोल रहा है क्या? बोल रहा है गुणों का संचलन एक से दूसरे पीढ़ी में कैसे होता है? लिखना है गुणों का संचलन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचलन DNA के माध्यम से होता है। इसलिए DNA को वह अनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। बस इतना लिखना, ज़्यादा बड़ा आंसर बोलना होगा। समझ आ गया ना। गुणों का संचलन एक से दूसरा पीढ़ी में कैसे होता है? तो गुणों का संचलन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में DNA के माध्यम से होता है। इसलिए DNA को अनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। चलो अगला, रक्त प्लेटलेट्स की रक्त जमने में क्या भूमिका? तो बताया था तुम लोगों की रक्त को 2 भाग में बांटे हैं। जो द्रव वाला भाग था, जो तरल भाग था उसको बोले थे प्लाज्मा, और जो ठोस भाग था उसको बोले थे ठोस भाग बोले थे। और ठोस भाग को 3 भाग में बांटे थे। तो बोले थे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। बताए थे ना। और प्लेटलेट्स के बारे में तुम लोग को बताए थे। प्लेटलेट्स क्या करता है? तो ये रक्त के थक्का को जमाता है। बताए थे तुम लोग को, रक्त के थक्का को जमाता है। तो वही बोल रहा है क्या?
रक्त प्लेटलेट्स की रक्त जमाने में क्या भूमिका है, तो लिखना है कि जब हमारे शरीर के कोई भी अंग, जब हमारे शरीर के किसी भी अंग को कोई भी अंग कट जाता है, कोई भी अंग कट जाता है, तो वहाँ पर रक्त अब एक थक्का जमा लेता है। रक्त क्या कहता है, रक्त प्लेटलेट्स लिखना है। जब हमारे शरीर के कोई भी अंग कट जाता है, कोई भी अंग कट जाता है, तो वहाँ रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। इस प्रकार रक्त बहना बंद हो जाता है, रक्त बहना बंद हो जाता है और हमें कम से कम क्षति पहुँचता है। बस यही भूमिका है रक्त प्लेटलेट्स का, समझ आ गया ना। तो वही बोला था रक्त प्लेटलेट्स की रक्त जमाने में क्या भूमिका है, तो यही भूमिका है जो बोले थे, समझ तो उनका आ गया। रक्त प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं रक्त बिंबाणु, क्या बोलते हैं, या रक्त प्लेटलेट्स को दूसरा नाम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। रक्त प्लेटलेट्स बोले या रक्त बिंबाणु बोले या थ्रोम्बोसाइट बोले, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। अगला, अनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं, अनुवांशिक गुण से क्या समझते हैं, बतावे किए थे अभी ना, बताए थे यहाँ पर ध्यान दे, क्या बोला था, बोला अनुवांशिक गुणों का अच्छा क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, हाँ। तो बताए थे कि सबके मतलब जैसे बोले थे बाल का रंग हम लोग काला क्यों, आँख का रंग उसी तरह क्यों है, बताए थे ना। नाक सब मतलब जिस तरह मतलब देखिए भारतीय इंडियन है कि तुम्हें ऐसे पहचान जाएगा ना, पहचान जाएगा। अंग्रेज देख कैसे पहचान जाएगा, क्योंकि लोग का अलग अनुवांशिक गुण है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ ध्यान दें, अनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं, तो बोलना कि वैसा गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसा गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतान में संचरित होते रहता है, उस गुण को अनुवांशिक गुण कहा जाता है। समझ तो क्या गया, क्या बोलेंगे, वैसा गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उसके संतानों में संचरित होते रहता है, उसी गुण को अनुवांशिक गुण कहा जाता है, ठीक है ना। और लास्ट में लिखना है तो लिख सकता है अनुवांशिक गुणों का वाहक DNA को कहा जाता है। चलो अगला, परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। अपमार्जक तुम्हें पता है ना, परितंत्र में कौन होता है, तो देखना परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। पहले बताया, पहले क्या था, पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा को जब मिलता है सूर्य से मिलता है, पेड़ पौधा को जो खाता है सो बोलते हैं भोक्ता, क्या बोलते हैं, वो भोक्ता को भी 3 भाग में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और जब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या पेड़ पौधा जब मर जाता है तो उस पर हमला करेगा कौन, जीवाणु विषाणु कीटाणु हमला करेगा और उसको अपना भोजन के रूप में खा लेगा, कहेगा कि तुम लोग जवानी में बहुत खैनी ने, और हमला तो संबंधी हमरा खा ले, ठीक है ना। उसको खाएगा और खा के जो बचेगा उसको क्या करेगा, उसको मिट्टी में मिला देगा। इस प्रकार पर्यावरण को क्या कहता है, शुद्ध करता है, क्या कहता है। अब मान लो कि कोई गाय, जानवर, भैंस, पेड़ पौधा, आदमी कोई मर गया, ठीक है ना, कहीं फेंका हुआ है, अब उसको मान लो कि जीवाणु विषाणु कीटाणु नहीं खाएगा तो क्या होगा, सिर्फ महकते रहेगा। तो यही बोल रहा है कि परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है, तो लिखना है परितंत्र में अपमार्जक का बहुत अहम भूमिका है। यह जब पेड़ पौधा या जीव जंतु मर जाता है तो वह उसके शरीर से अपना भोजन ग्रहण कर उसे सलाह गरा कर मिट्टी तथा पर्यावरण में मिला देता है, और इस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध करता है। इस प्रकार परितंत्र में अपमार्जक का एक अहम भूमिका है। चलो अगला, बोला ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है, तो लिखना है ओजोन परत। हम जानते हैं ओजोन परत से क्या पूछता है, ओजोन परत के क्षय के कारण, तो हम जानते हैं कि ओजोन परत पाया था समताप मंडल में, कहाँ पाया था, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। इसको इंग्लिश से बोलता है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल के इंग्लिश से बोलता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। समताप मंडल में पाया जाता है और जहाज भी जो है समताप मंडल में उड़ता है। कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में। हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल में, लेकिन क्षोभ मंडल से बाहर जाएगा जहाज, क्योंकि क्षोभ मंडल में कभी बिजली गरजता है, कभी पानी पड़ने लगता है, कभी मतलब बादल गरजने लगता है, तो कभी आंधी आ जाएगा, कभी तूफान आ जाएगा, कभी बर्फ पड़ने लगता है, नहीं पड़ने लगता है, तो जज्बा नुकसान हो जाएगा। तो जज्बा यहाँ पर नहीं रहता है, जज्बा कहाँ रहता है, क्षोभ मंडल से बाहर। यानी इन सुनना तुम्हें बढ़िया पड़ता होगा तो जज्बा भीग जाता होगा, नहीं भीगता हो, कहाँ रहता है, जहाज बढ़िया तुम्हारा पड़ रहा है ना, उससे भी बाहर जाता हो, समझ आ गया ना। यानी समताप मंडल में रहता है, वहाँ कौन है, तो आंधी, न तो तूफान, न तो बादल गरजने, न तो बिजली का रखना, कुछ हो ना वहाँ पर, समझ आ गया ना। वहाँ पर न तो आंधी न तूफान कुछ हो ना, वहाँ नाम समताप, यानी सब ताप बराबर होता है, समझ आ गया ना। समझ तो आ गया, तुमने सोचता है जज्बा भीग जाता होगा, लेकिन नहीं भीगता है, कहाँ रहता है, उससे बाहर, कहाँ रहता है, उससे भी बाहर रहता है, ठीक है ना। तो समताप मंडल में पाया था ओजोन परत, क्या पाया था, ओजोन परत पाया था, क्या पाया था, ओजोन परत। तो बोल रहा है यहाँ पर क्या, तो ओजोन परत कैसे सूत्र होता है O3, क्या होता है, O3 होता है। यानी O2 में जब एक ऑक्सीजन और मिल जाएगा तो बनेगा O3, क्या बनेगा, O3 बनेगा। आप पूछेगा O3 क्या है, तो ऑक्सीजन का अपरूप है ना, यहाँ ना ऑक्सीजन का क्या अपरूप में समझ रहा, उसी का दूसरा रूप है, समझ आ गया ना। आप देखो ओजोन परत का हम जानते हैं कि ओजोन परत जो हमारे लिए बहुत मतलब क्या लाभदायक है ना, क्योंकि ओजोन परत क्या करता है, सूर्य से बहुत सारा किरण निकलता है, ठीक है ना। तो एक किरण है पराबैंगनी किरण, एक किरण क्या है, पराबैंगनी किरण। तो ओजोन परत क्या करता है, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को उधरे रोक लेता है, यानी उधरे रोक लेता है, समतापीय मंडल में रोक देता है, ठीक है ना। तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को रोक कर हमें क्या कहता है, सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि जब
सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि अति पराबैंगनी किरण अगर आ जाएगा तो हमको हो जाएगा क्या, कैंसर होने से संभावना होता है, त्वचा कैंसर होने का संभावना बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया कि ओजोन परत को नुकसान कौन पहुँचाता है, तो ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाला है CFC, क्या CFC गैस, कौन है CFC का फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, ओजोन परत के क्षय का क्या कारण है, तो लिखना ओजोन परत का क्षय का सबसे प्रमुख कारण है CFC गैस, ठीक है ना। या लिखना ओजोन परत का क्षय का सबसे प्रमुख जिम्मेदार CFC गैस है। आप CFC गैस कहाँ से निकलता है, तो निकलता है कहाँ से, तो फ्रिज से। कहाँ निकलता है, फ्रिज नहीं लिखा है, तुम लोग को लिखा है रेफ्रिजरेटर, क्या लिखना है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, ये लिखना है, ठीक है ना। यहीं से खाली फ्रिज बोल देते हैं हम लोग, लेकिन होता है रेफ्रिजरेटर। क्या होता है, तो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, ठीक है। फिर जितना भी सेंट मारता है, तुम लोग बरात होते जाता है तो हम सेंट मार के जाता है, तो सेंट से निकलता है। फिर जितना भी झाग उत्पन्न नहीं करता है, झाग से मतलब बरात होते नहीं पता है, टिपटा तो झाग और फेना निकलता है, तो उससे निकलता है, क्या निकलता है, तो लिखना है कि CFC गैस कहाँ से निकलता है, CFC गैस निकलता है अथी कहाँ से, फ्रिज से निकलता है, सेंट सुगंधित सेंट से निकलता है, झागेदार क्रीम से निकलता है, बस इतना लिख देना है, ठीक है ना। अब फ्रिज में जो CFC का यूज नहीं करता है, दूसरा चीज़ का यूज करता है, अमोनिया गैस का यूज करता है, ठीक है ना, क्योंकि नुकसान करता था, ठीक है। अगला बोला मानव मूत्र के अवयव का प्रतिशत मात्रा क्या है, तो देखो मानव मूत्र का अवयव, मानव मूत्र का, तो हम जानते हैं कि मानव मूत्र जो पीला रंग होता है किसी कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, पेड़ पौधा के पत्ती का रंग हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं हरित वर्ण, ठीक है ना, और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। तो बोल रहा है मानव, क्या बोल रहा है, बोला मानव मूत्र क्या मतलब क्या किससे मिलकर बना होता है, तो मानव मूत्र में जो होता है एक होता है जल, क्या होता है जल, और एक क्या होता है, एक होता है ठोस पदार्थ, क्या होता है ठोस पदार्थ होता है। दो भाग में बांटे, कितना भाग में बांटे हैं, 2 भाग में बांटे हैं। जल जो होता है तो 96%, अरे पूरे तो जले होता है ना, लेकिन उसमें मतलब कुछ ठोस पदार्थ भी घुरा होता है, जो होता है 4%, कितना होता है, सिंपल है 96, तो 4 में बचा, और इसको भी बांटे 2 भाग में, कितना भाग में, एक होता है यूरिया, क्या होता है यूरिया, और एक होता है अन्य पदार्थ यानी यूरिया को छोड़ के जितना बच गया सब पदार्थ, ठीक है। तो यूरिया तो 2% और अन्य पदार्थ भी होता है 2%, बस इतना लिख दे, दोनों में मिल गया। इसको तुम लोग आराम से लिख सकता है, ऐसा ज़्यादा लिखना भी ना है, खाली इस तरह मतलब अच्छा से आके लिख देगा, बस एग्जाम में ऐसे अच्छा समझ आएगा कि हाँ अच्छा से बना दिया है, यानी इसको 2 नंबर दे देना है, ठीक है ना। यानी खाली इसका ग्राफ बना देगा, बस 2 नंबर मिल जाएगा, देखते साथ उसको समझ आ जाएगा कि ये मतलब छाप लेना है, अपना दिमाग से किया है, समझ आ गया तुम लोग को। चलो तो ये हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर, क्या देखते हैं, तो चलो पहुँचो फिजिक्स में, कहाँ पहुँचो फिजिक्स में पहुँचो, और देखो उत्तल लेंस के लिए सूत्र हम सिद्ध करते हैं, उत्तल अवतल दोनों के लिए सिद्ध करेंगे, ठीक है। पहले इसको मिटा, चलो यहाँ ध्यान दो। तो अब हम जो सिद्ध करने आ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ तुम्हें ध्यान देना है, क्या बंदर यहाँ ध्यान दे, तुम लोग जो है ना क्वेश्चन वहाँ जवाब देगा तो लिख देना कौन क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, नंबर लिख देना है, ठीक है ना। इन्हें कोई नंबर नहीं लिखना, नंबर लिखे पता नहीं चलेगा कौन क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, ठीक है। चलो देखो हम सिद्ध क्या करेंगे, तो सिद्ध करेंगे लेंस सूत्र, क्या सिद्ध करेंगे, लेंस सूत्र सिद्ध करेंगे। हम ध्यान से देख, लेंस सूत्र को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लेंस सूत्र लोग को इस तरह लिखा रहता है 1/v माइनस 1/u और 1/f, लेकिन हम बार बार इस तरह लिखते हैं, उससे क्या दिक्कत है, ई लिखे या इस तरह लिख दे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस यानी लेस यानी कम कर, तो कम करेंगे माइनस करेंगे तब ना, ट्रिक याद रखना। तो दर्पण में क्या होगा, प्लस क्या होगा, तो लेंस को क्या करना है, सिद्ध करना है, यही करना है। लेकिन डायरेक्ट लोग को देखा पर लेंस सिर्फ करने बोलेगा तो तुम लोग को लेना उत्तल लेंस, क्या लेना है, और उत्तल लेंस को तुम लोग पूछबो करेगा, लेकिन उत्तल लेंस कभी नहीं बोलते, डायरेक्ट बोलते हैं लेंस सूत्र सिद्ध करो, तो क्या लेना उत्तल लेंस, क्या लेना है। अगर बोल देगा कि उत्तल लेंस के सहायता से लेंस सिद्ध करो तो उत्तल लेंस लेना है, समझ आ गया ना। अवतल से करेगा तो थोड़ा जटिल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है ना। लेकिन अवतल से तुम लोग पूछबे नहीं करेगा, डायरेक्ट बोलेगा लेंस सिद्ध करो तो उत्तल लेंस लेना है, या बोलेगा उत्तल लेंस के सहायता से लेंस सूत्र सिद्ध करो, ठीक है ना। और इसके बाद तो तभी बता देंगे क्या था, बता देंगे दर्पण सूत्र बताएंगे, तो दर्पण सूत्र किससे सिद्ध करेंगे, अवतल दर्पण से। कैसे करेंगे, अवतल दर्पण से, समझ आ गया ना। चलो देखते हैं लेंस सूत्र, क्या देखते हैं, तो लेंस को बना, कौन लेंस बनाएंगे, तो उत्तल लेंस, क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस उठो बनाना है, ठीक है ना। उत्तल लेंस उठो बना दे, उत्तल लेंस बना दिए ना। अब यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या प्रकाश केंद्र होगा, और यहाँ पर किधर इधर गोल होगा ना, तो गोल होगा तो उसका केंद्र इधर पट्टी होगा, इधर भी क्या होगा, केंद्र होगा ना, इधर भी इसका गोल होगा ना। तो ये तीनों बिंदु को मिलाने वाले, ठीक है ना, जो गुजरने वाला रेखा उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ प्रकाश केंद्र को बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र को ओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। तुम लोग एन भी दे सकता है, कोई दिक्कत ना है। और हम जानते हैं कि यहाँ इसके यहाँ पर ये हो गया क्या, केंद्र हो गया, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र और यहाँ पर प्रकाश केंद्र के जो बीच के जो दूरी होता है, मध्य बिंदु जो होता है उसको बोलते हैं क्या, फोकस, क्या बोलते हैं,
फोकस थी, फोकस की दुगना दूरी हो गया, इसको बोलेंगे 2f। क्या बोलेंगे? उसी प्रकार यहाँ पर ई प्रकाश केंद्र है, ये क्या है? वो कथा केंद्र है। ये दोनों के बीच के दूरी, बीच में जो बिंदु होगा उसको बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? ये दुगना दूरी होगा तो उसको बोलेंगे 2f। क्या बोलेंगे? 2f। लेकिन मेन का फोकस उत्तल लेंस में किधर होता है? मेन का फोकस उत्तल लेंस में ये साइड होता है ना। तो इधर मेन का बोलते हैं 2। क्या बोलते हैं? जो मेन का होगा उसको 2 बोलेंगे, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। अवतल में मेन का इधर हो जाता है तो इधर 2 बोलेंगे। समझ आ गया ना? तो ये हो गया जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। समझ तुम लोग आ गया? अब तुम लोग को बात करेगा कि हम वस्तु कहाँ रखेगा आसानी से सिद्ध हो जाएगा। कहीं भी रखेगा तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन हमको सिद्ध करना है क्या? ये सिद्ध करना है ना। तो वस्तु को हम जानते हैं 6 जगह पर रखते हैं। अरे 5-6 स्थिति बनता है ना, लेकिन हम लोग को कहाँ पर रखे? कहाँ पर रखे कि आसानी से सिद्ध हो जाए? 6 जगह पर 6 नहीं ले लेंगे तो कहाँ पर रखे? कहाँ पर? तो तुम लोग को कहाँ रखना है? देखो यहाँ पर हमेशा तुम लोग को अगर इस सूत्र सिद्ध करना है तो हमेशा रखना है कहाँ पर? इधर होता है अनंत। क्या होता है? और इधर भी होता है अनंत, होता है ना। तो अनंत और 2f1 के बीच रखना है। कहाँ रखना है? अनंत और 2f1 के बीच रखना है। 2f1 के बीच रखना है। थोड़ा छोटा ले रहे हैं क्योंकि लेंस बाहर न चल जाए, बाहर हो जाएगा तो सिद्ध हो पाएगा। ठीक है, छोटा लिए। ठीक है, इसका नाम दे दे, कुछ नाम दे दे। इसका नाम मान लो दे दिए हम, क्या इसका नाम दे दिए? AB। क्या दे दिए? नाम दे दिए AB। अब सिंपल बात है, यहाँ से क्या जाएगा? किरण। हम जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का आवश्यकता पड़ता है ना। चलो यहाँ से लेना किरण, तो समानता किरण जाएगी, एक ठो जाएगी ना। तो समानता किरण जा रही है ना, समानता किरण यहाँ पहुँच गई और समानता किरण यहाँ पहुँचा तो क्या होगा? आप जानते हैं समानता किरण मुख से समांतर आती किरण, मुख से समांतर आती किरण। थोड़ा लग रहा है तिरछा हो गया ना। मुख से समांतर आती किरण लेंस से परावर्तन या दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ जाता है? तो लेंस या दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ जाता है? तो जाता है कहाँ? फोकस से गुजरती, फोकस से होकर गुजरती है। तो कहाँ जाएगा? फोकस से। कहाँ जाएगा? फोकस से, यानी यहाँ से आएगा, यहाँ चल गया, फटाक से चल गया ना, चल गया ना। अब हम क्या करेंगे? एक किरण और लेंगे। तो एक किरण हम जानते हैं कि कहाँ जाएगा? अगर प्रकाश केंद्र से जाएगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो कहाँ ले जा रहे हैं? प्रकाश केंद्र। कहाँ ले जा रहे हैं? प्रकाश केंद्र से ले जा रहे हैं। तो प्रकाश केंद्र से हम ले जा रहे हैं, प्रकाश केंद्र से चल जा रहा है ना। प्रकाश केंद्र से जाएगा तो क्या होगा? बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। बिना मुड़े सीधे क्या होगा? ये निकल जाएगा, निकल गया ना। तो कहाँ पे काटा? यहाँ पर। कहाँ काटा? यहाँ पे काट दिया है। अब जहाँ काटा तुम लोग को सीधा बनाना है, स्केल तुम लोग को बाहर रहेगा ना। ठीक है, तो जहाँ काटा है वहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब। क्या बनेगा? और तुम लोग जानता है, क्या जानता है कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमेशा बनता है f2 और 2f2 के बीच। पता है तुम लोग को? तो वही बन गया है। थोड़ा हम 2 को इधर कर देते हैं, तो वही बन गया यहाँ पर प्रतिबिंब। क्या बन गया? अब प्रतिबिंब सीधा खड़ा होगा ना, बन गया ना। अब तुम लोग को देख यहाँ पर, अब यहाँ तुम लोग को क्या करना है? तो देखिए, अब हमको इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो जो पहले लिख दे, क्या है यहाँ पर लिख देना है, उत्तल लेंस में सिद्ध कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ ध्यान दे। तुम लोग पता है कि कोई भी दूरी कहाँ मापते हैं? फोकस से। कहाँ मापते हैं? फोकस से मापा जाता है, फोकस से मापा जाता है। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है? देखो, हमको लाना है क्या? भी क्या लाना है? यानी प्रतिबिंब दूरी। यू को क्या बोलते हैं? यू को बोलते हैं क्या? वस्तु दूरी। एफ को क्या बोलते हैं? एफ को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? तो लिखना है यहाँ, क्या लिखना है? यहाँ उत्तल लेंस में, उत्तल जो दिया गया वो लिख दे यहाँ, उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में क्या है? तो देखिए यहाँ पे ओ क्या है? तो वो मेरा है प्रकाश केंद्र। क्या है? प्रकाश केंद्र है। क्या है? प्रकाश केंद्र है ना। अगर बात करें कि यहाँ पर ध्यान दो, अगर बात करें कि यहाँ ध्यान दे, हमको लेना है क्या? प्रतिबिंब दूरी भी लेना है, वस्तु दूरी भी लेना है, फोकस दूरी भी लेना है ना। तो प्रतिबिंब दूरी, पहले वस्तु दूरी देखते हैं। वस्तु दूरी कहाँ से? सब दूरी मापते हैं कहाँ से? प्रकाश केंद्र से। कहाँ मापते हैं? तो वस्तु दूरी क्या होगा? मेरा हो जाएगा मेरा OB। क्या हो जाएगा ना? होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो यहाँ पर लिखेंगे OB मेरा क्या है? तो भी मेरा है वस्तु दूरी। क्या है? वस्तु दूरी इसको बोलते हैं U। क्या बोलते हैं? U बोलते हैं। अच्छा बता, ओ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नाम नहीं दिए, तो यहाँ पर क्या है? AB। क्या है? तो यहाँ पर क्या देंगे? तो यहाँ पर दे देंगे A', तो यहाँ जाएगा OB'। क्या जाएगा? तो OB' मेरा क्या जाएगा? OB' यहाँ पर क्या जाएगा? हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी। क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? भी। क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं ना। अगर फोकस दूरी बोलेंगे तो क्या होगा? O से लेके F2 ना होगा। तो OF2 क्या आ जाएगा? OF2 हो जाएगा मेरा क्या? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं F। चलो ये सब लिख दिया ना, क्योंकि इसे हमको जरूरी पड़ेगा, तो लिख दिए। अब ध्यान दो, तुम लोग को पढ़ाए थे, हम क्लास 10 में पढ़ाए थे, समरूप पढ़ाए थे ना। और समरूप में तुम लोग पता समरूप कैसे करते थे? अगर 2 कोण भी बराबर हो जाएगा ना, कोई भी 2 त्रिभुज का अगर 2 कोण भी बराबर होता है तो होता समरूप। क्या होता है? या तीनों बराबर होगा तो समरूप तो होने हैं। हम ले रहे हैं कौन त्रिभुज? देख, एक तो ले रहा है ये वाला, देख यहाँ पर लिख रहा है, ये ले रहा है ये त्रिभुज, ये समझ रहा है, यानी ABO। अब इससे मुँह किसका जुटल है? इससे मुँह जुटल है इसका, देख रहा है। अब बोलेगा इसका भी जुटल है सो है, इतनी को जुटल है सो, लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं ना, समकोण लेना है। क्या लेना है? तो हम लेंगे वही त्रिभुज। कौन लेंगे?
ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। इसको दे दिया 2 नंबर, क्या दे दिए 2 नंबर, यहाँ लिख देते हैं, यानी ई और ई दोनों मिलल है, ठीक है ना। समझ तो आ गया। आज दोनों करना समरूप, क्या करना है तो लिखना है क्या, अब क्या लिखना है, अब कौन त्रिभुज ले रहे थे, ए बी ओ, अब त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज कौन, तो त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, ये दोनों करना समरूप। क्या करना है, जो समरूप तुरंत हो जाएगा। कैसे होगा कि देखिए यहाँ पर वस्तु सीधा खड़ा होता है 90 डिग्री, तो यहाँ प्रतिबिंब भी सीधे बनेगा 90 डिग्री। तो क्या हो गया, तो मेरा तो पहला के मेरा क्या हो गया, पहला हो गया क्या, कोण बी बराबर, ऐसे ऐसे लिख, कोण ए बी ओ बराबर, कोण ए बी ओ बराबर, या ओ बी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा कोण ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ बराबर, क्यों ये दोनों बराबर क्या हुआ, तो लिख देना है चूंकि 90 डिग्री है, क्या है, या समकोण है, क्या लिखना है, समकोण है, लिख दिया ना। चलो एगो बराबर हो गया। अब देख दोनों मुँह यहाँ जुटल है, तो जानने का तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया ना, पढ़ाया था ऐसे ऐसे है, तो ई बराबर ई और ई बराबर ई, यानी जो मुँह जो आमने सामने रहेगा दोनों थोड़ा बराबर होता है, ठीक है ना। समझ तो आ गया। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए ओ बी, क्या जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, हो गया ना। क्यों बराबर हुआ, तो लिख देना है चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है, क्या लिखना है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। समझ तो आ गया, क्या कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, लिख दिया ना। अब हम जानते हैं कि 2 समरूप हो जाएंगे, 2 बराबर हो जाएंगे, तो ए एस समरूपता से, ए एस समरूपता ऐसे तीसरा भी बराबर हो जाएगा अपने आप। देखिए यहाँ पर ई क्या है, ई है और ई है, ये दोनों समांतर हो जाएगा। तो जब समांतर ही दोनों है तो यहाँ से कोई रेखा काटेगा ऐसे, तो क्या होगा, एकांत को बराबर ना होगा, तो हो जाएगा, लेकिन को जरूरी ना है, को जरूरी ना है। तो लिखेंगे ए एस समरूपता से, क्या लिखेंगे, ए एस समरूपता से क्या हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप, क्या हुआ, तो त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, हो गया। अब समरूप होगा तो क्या था, संगत भुजा समानुपाती होता है, संगत भुजा समानुपाती। तो संगत भुजा में क्या लेना है, तो यहाँ से लेना है अथी क्या, यहाँ लेना है लंब, लंब यानी लेना है वस्तु का ऊंचाई, वस्तु का यानी ए बी, क्या ए बी। तो बता इधर लिए वस्तु को ऊंचाई, इधर लेना पड़ेगा क्या, प्रतिबिंब को ऊंचाई ना लेना पड़ेगा, तो ए डैश बी डैश, यानी इसका संगत कौन हो गया, ई हो गया। अच्छा तुम लोग बता दूसरा क्या लेते, दूसरा क्या लेंगे, तो यहाँ से ले लेते हैं वस्तु दूरी, क्या लेते हैं, इधर लेना पड़ेगा हमको प्रतिबिंब दूरी लेना पड़ेगा ना। अच्छा ये क्या लेना है, ये तो किरण है ना, किरण का कोई काम है क्या, दूरी यहाँ पर लेना है क्या, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी लेना है ना। तो इधर क्या लेना है, इधर ले रहे हैं हम क्या, वस्तु दूरी, क्या ले रहे हैं, यानी ओ बी, क्या ले रहे हैं ओ बी। इधर क्या लेंगे, प्रतिबिंब दूरी यानी ओ बी डैश। समझ आ गया, समीकरण 1, समीकरण 1। इस प्रकार एक ठो और सिद्ध करना है, इस प्रकार एक ठो और सिद्ध करना है। तो ध्यान दे, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अभी इसको मिटा रहे हैं, ये हम इसका हो गया ना, इसका काम हो गया ना। अब तुम लोग को हम क्या कर रहे हैं वो ध्यान दे, एक बार और हमको समरूप करना है दूसरा त्रिभुज का। क्यों, क्योंकि इसमें देख, इसमें क्या आया, इसमें यहाँ ध्यान दे, इसमें अभी फोकस नहीं आया, फोकस दूरी कहाँ आया, ये हो गया वस्तु को चाहिए, हो गया प्रतिबिंब को चाहिए, ये हो गया वस्तु दूरी, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, लेकिन फोकस नहीं आया। तब फोकस लाने के लिए क्या करेंगे, तो फोकस यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो ये कौन त्रिभुज में आएगा जल्दी बता दे, तो यहाँ पर अगर ऐसे हम खींच दें तो हो जाएगा, त्रिभुज बन गया। इससे मुँह किसका जुटल है, इसका मुँह इसका जुटल है, यानी हमको लेना पड़ेगा अब ई वाला और ये वाला। समझ तुमको आ गया। अरे दोनों करना समरूप, क्या करना है, तो समरूप उसी तरह हो जाएगा, यहाँ 90 तो यहाँ भी 90, शीर्षाभिमुख को शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गया। लिखना है तो लिखना है उसी प्रकार, क्या लिखना है, उसी प्रकार, उसी प्रकार क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा मेरा कौन समरूप दोनों हुआ, जल्दी बता। 90 तो 90 दोनों मुँह तुरमा एक तरफ है, मुँह बराबर हो गया ना, तो क्या होगा ए समरूपता से दोनों समरूप हो गया ना। तो यार लिख देंगे उसी प्रकार, क्या यहाँ दिखाइए नहीं कैसे समरूप हुआ, तो उसी प्रकार त्रिभुज यहाँ पर कोई नाम दे दे, यहाँ पर ओ है ना, तो यहाँ पर नाम दे दे, यहाँ पर देते सी, क्या देते हैं सी, तो हो जाएगा ओ सी, क्या जाएगा, तो त्रिभुज ओ सी एफ, क्या देंगे उसी प्रकार त्रिभुज ओ सी एफ समरूप त्रिभुज, त्रिभुज कौन, तो त्रिभुज मेरा F2 लिखा है ना, तो F2 यहाँ पर ओ सी F2, ओ सी F2। उसी प्रकार समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश F2, ए डैश बी डैश F2 लिख दिए, समरूप हो गया ना। तो क्या करेंगे, तो करेंगे वही ऊंचैया बराबर ऊंचैया, यानी ओ सी या सी ओ, ठीक है ना, कुछ लिख दिया तो सी ओ बटा कौन सी जगह ए डैश बी डैश होगा, तो सी ओ बटा ए डैश बी डैश हो गया बराबर, लिख दिया ना। बराबर क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से यहाँ इसका तो काम ना है, तो किरण है ना, काम है मेरा फोकस, काम है मेरा, तो यहाँ सुतल का ले रहे हैं, सुतल का क्या है, तो ओ F2, क्या है ओ F2। तो बोलेगा यहाँ कौन सुतल है, खोज इसको, तो यहाँ सुतल कौन है, तो यहाँ सुतल है F2 बी डैश ना है, या बी डैश F2 सुतल है, तो यहाँ लेंगे बी डैश F2 ले लिए। अब लेकिन तुम लोग ध्यान से अगर देख, यहाँ ध्यान से जितना बड़ा ए बी है उतने बड़ा सी ओ ना होगा, होगा सिंपल उतने बड़ा होता, लिखेंगे चित्र से, क्या लिखेंगे चित्र से, क्या लिखेंगे चित्र से, तो चित्र से लिखेंगे क्या लिखेंगे
यहाँ CO बराबर AB या AB बराबर CO लिख देंगे ना। अब बता CO यहाँ पर आराम से हम AB लिख सकते हैं, आराम से लिख देंगे। तो CO यहाँ पर क्या लिखेंगे AB, क्या लिखेंगे AB लिख दिए। CO यहाँ पर क्या लिखे AB लिखे और A डैश का A डैश B डैश का B डैश इधर OF2 का OF2 इधर B डैश का B डैश F2 का F2। इसे समीकरण 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देख। समीकरण 1 में इधर भी AB और AB बटा A डैश B डैश और समीकरण 2 में भी इधर AB बटा A डैश B डैश है ना। तो दोनों क्या हुआ, तो दोनों का लेफ्ट बराबर, तो राइट भी बोलेगा हमू बराबर, राइट क्या बोलेगा हमू बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं, अब कुछ नहीं करना है, खाली सॉल्यूशन करना है। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया, तो मेरा हो गया क्या, तो लेफ्ट बराबर तो राइट भी, लेफ्ट बराबर तो राइट भी, यानी OB बटा OB डैश, OB बटा OB डैश हो गया ना, बराबर क्या, तो बराबर OF2 बटा B डैश F2 बराबर हो गया ना। अब तुम लोग थोड़ा यहाँ ध्यान दे, हम जानते हैं कि सभी दूरी कहाँ से मापते हैं, तो सभी दूरी मापते हैं कहाँ, सभी दूरी मापते हैं हम प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र से। तो यहाँ पर क्या है OB क्या है, तो चलो OB तो ठीक है, प्रकाश केंद्र से है O से लेकर B तक, यानी जो O से शुरू हो रहा है ठीक है ना, OB प्रकाश केंद्र से है, O डैश B OB डैश, तो OB डैश ये प्रकाश केंद्र से मापा गया दूरी है, OF2 तो OF2 ये भी प्रकाश केंद्र से मापा गया दूरी है, लेकिन ये पगलवा O से ना है, यानी प्रकाश केंद्र से ना है ना। तो B डैश F2 देखो यहाँ पर B डैश F2, यहाँ पर तुम लोग समझ B डैश F2 प्रकाश केंद्र से है क्या ना, प्रकाश केंद्र कहाँ पर, प्रकाश केंद्र यहाँ पर अगुआ में, कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर प्रकाश केंद्र कहाँ है, यहाँ है ना, लेकिन इसको लिखना है प्रकाश केंद्र के सहायता, प्रकाश केंद्र से मापा गया दूरी लिखना है, क्योंकि सभी दूरी प्रकाश केंद्र से मापते हैं। ये प्रकाश केंद्र से है क्या ना है, तो बोलेंगे तुमको कि तुमको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलेंगे पूरा OB डैश में, OB बोलेंगे O, देखिए O यहाँ O से लेकर B डैश, OB डैश में बोलेंगे तुम गायब हो जा, यानी OF2 हटा देंगे, OF2 क्या करेंगे, देख दोनों प्रकाश केंद्र से हो गया, O से शुरू हो गया दोनों, EB O से शुरू, EB O से शुरू, EB O से शुरू, तो दोनों O से शुरू हो गया ना। तो पूरा में से इतना बोलेंगे घट गया ना, तो क्या बचेगा, बचेगा मेरा, तो बच जाएगा मेरा क्या, तो बचेगा B डैश F2, क्या बचेगा B डैश F2 बचेगा, यानी B डैश F2 के जहाँ पर हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही कर रहे हैं, समझ तुमको यार। तो यहाँ हो गया OB डैश OF2, तुम बोलेंगे तुम O से शुरू ना होगा, इसलिए O से शुरू करने के लिए तुमको हम लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं ना, OB डैश माइनस OF2, अब सब O से है ना, अब कोई दिक्कत ना है। अब करना चिन्ह परिपाटी का यूज, क्या करना है, चिन्ह परिपाटी का यूज करना है। तो चिन्ह परिपाटी से क्या बोलेंगे, चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी तुम्हें पता है ना कि इधर वाला दूरी क्या होता है, प्लस में होता है, इधर वाला दूरी क्या होता है, माइनस में होता है, क्या होता है, माइनस में होता है। लेकिन पहले तुम लोग ध्यान दे, चिन्ह परिपाटी अभी नहीं देते हैं, पहले थोड़ा ध्यान दे, चिन्ह परिपाटी थोड़ा बाद में देंगे। OB मेरा क्या है, OB वस्तु दूरी, यानी क्या लिखेंगे U, वस्तु दूरी को U नहीं बोलते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर बोलते हैं ना। फिर OB डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी, V बोलेंगे। OF2 क्या है, तो OF2 मेरा क्या है, फोकस दूरी क्या है, तो F बोलेंगे ना। OB डैश क्या है, तो O से लेके B डैश क्या है, वस्तु प्रतिबिंब दूरी, O से लेके B डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी, यानी V बोलेंगे। और OF2 क्या है, तो O से लेके F2 क्या है, फोकस है, तो F बोलेंगे। अब ये चिन्ह का यूज नहीं किया, अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी का जब यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो इधर हो जाएगा माइनस में और जो इधर हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा ना। तो वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस में होता है, कि वस्तु दूरी तो हमेशा इधर होता है, वस्तु हमेशा इधर होता है ना। तो वस्तु क्या जाएगा माइनस में, क्या होगा, तो जहाँ पर U है, चिन्ह परिपाटी के बाद जहाँ पर U है वहाँ क्या लिखेंगे, माइनस U, क्या लिखेंगे, V यानी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब तो इधर है ना, तो यानी प्लस से रहेगा, क्या रहेगा, अब प्लस लिखते ना, छिपा रहता है, पता है ना। अब देखिए F यानी फोकस तो उत्तर लेंस में इधर होता है, इधर होता है ना, यानी धनात्मक क्या है, तो फोकस में भी कोई दिक्कत ना है, फोकस में लिखेंगे नहीं, F प्लस छिपा हुआ रहता है ना। अब V भी क्या, प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी इधर है, यानी प्लस से रहेगा, तो कुछ दिक्कत नहीं है। फिर माइनस का माइनस, और F का F क्यों लिखेंगे, क्योंकि फोकस दूरी इधर है ना, तो प्लस में, अगर माइनस में होता तो कहते चिन्ह चेंज कर देते हैं, लेकिन नहीं हुआ, तो चलो सब लिख दिया, खाली तो चिन्ह चेंज हुआ, इसका किसका हुआ, इसका हुआ, दोनों करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देख U गुना V माइनस U भी होगा, माइनस माइनस U गुना F UF हो गया, अब V गुना F VF हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमको निचुआ में लाना है, क्या निचुआ में लाना है VUF, निचुआ में लाना है, लेकिन निचुआ में यहाँ पर ना है ना, तो सिंपल तुम लोग दिमाग लगाकर निचुआ हम दे देते हैं UVF से भागा, दे देते हैं ना, तो U से U खत्म, V से V, निचुआ में भाग गया ना, निचुआ में लाना है F, क्या लाना है, समझा तुम लोग। अगर इसमें भी दे देंगे UVF से भागा, UVF से भागा, तो U से U खत्म, F से F खत्म, निचुआ भी लाना है, निचुआ भी आ गया ना, समझा तुम लोग। तो क्या करते हैं, लिखते हैं UVF से भाग देने पर क्या बोलेंगे, समय तुम आ रहा है रे,
तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे यू भी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर, और जैसे भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस यू बटा भी, अब यू भी एफ, प्लस का प्लस यू बटा एफ है, निचुआ में यू भी एफ, फिर बराबर के यू एफ है, निचुआ में यू भी एफ। हो गया। अब जो कट रहा है खटाक से ना उड़ा दे, तो यू से यू ख़त्म, भी से भी ख़त्म, यू से यू ख़त्म, और एफ से एफ ख़त्म, यहाँ यू से यू ख़त्म, एफ से एफ ख़त्म। तो क्या बच रहा है, तो मेरा बच रहा है यहाँ पर 1 बटा एफ, और माइनस में, किस में, माइनस में, यहाँ पर प्लस का प्लस, यहाँ बच रहा है क्या 1 बटा भी, और यहाँ बच रहा है क्या 1 बटा, यहाँ यू कट गया ना तो बचा भी, क्या बचा, और यहाँ पर क्या है, दोनों जगह क्या चीज़ आ गया, क्या यू भी गुना एफ, भी गुना एफ, तो भी एफ होगा, तो हम उल्टा ले दिए, क्या होगा भी एफ, क्या होगा भी गुना एफ, तो भी एफ नहीं होगा, तो भी एफ, तो भी कटेगा, क्या कटेगा भी कटेगा, तो यू बच जाएगा, तो भी क्या है खल्लास, क्या बचा, तो बचा मेरा 1 बटा यू, बच गया ना। अब यही तो लाना था। अब ये क्या करेंगे, ऐसा देखिए यहाँ पर -1 बाई एफ है ना, यही है ना, तो इसको भेजेंगे उधर, क्या भेजेंगे, तो जैसे उधर भेजेंगे यहाँ ध्यान दे, तो वो हो जाएगा प्लस में, क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इसको कहेंगे आ जाए इधर, आ जाएगा ना, तो 1 बाई भी तो इधर पहले से, और -1 बटा यू इधर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 बटा यू सिद्ध करना था। हो गया प्रूफ, समझा तुम लोग, समझा रहे, यही था सिद्ध करना। अब हम देख लेते हैं क्या तुम लोगों को कैसा लगा वीडियो, ये बताना है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सिद्ध कर लेते हैं क्या अवतल दर्पण में, ठीक है, ये तो हो गया लेंस सूत्र हो गया, हमको क्या करना है अब दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, क्या करना है, समझ तुम लोग आ गया, दर्पण में भी इसी तरह करना है, ठीक है, सब नियम वही, 2 बार समरूप करना है, सब नियम वही, समझ आ गया ना। चलो निकलते हैं फटाक से, चलिए आने ध्यान दे। तो हम कर देते हैं क्या, तो हम कर देते हैं ओए, अब कर देते हैं दर्पण सूत्र, क्या करते हैं दर्पण सूत्र सिद्ध करते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो होता दर्पण सूत्र होता है 1 बाय एफ बराबर 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू, या तुम लोग को बुक में लिखल मिलता है खाली पलट के, यानी पहले इसको लिख दिया, क्या लिख दिया 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ, यही बोलता है। देखो तुम लोग को जब भी तुम लोग को बोलेगा दर्पण सूत्र सिद्ध करो, तो अवतल दर्पण से करना है। कौन दर्पण से कर रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण से सिद्ध करना आसान होता है, क्योंकि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, और उत्तल में क्या बनता है आभासी बनता है, तो उत्तल में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो अवतल से करना, क्या करना है अवतल से, या तुम लोग को सिद्ध करने बोलेगा भी तो लिखा रहेगा अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र सिद्ध करो, ठीक है ना। अगर नहीं बोलेगा तो अवतल से यूज करना है, अगर बोल भी देगा तब भी अवतल से करना है, समझ तुम लोग आ गया ना। तो चलो कहते हैं अवतल दर्पण से, लेंस में बोलेगा तो उत्तल से, बताए थे ना। तो चलो हम बनाते हैं अवतल दर्पण, क्या बनाते हैं एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण ध्यान से समझना, चलो यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, एक अवतल दर्पण बना दिए, अवतल दर्पण हो गया ना। अवतल दर्पण का क्या था, परावर्तक सतह ढसा हुआ होता है, ये हो गया अवतल दर्पण, क्या हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसका जानते हैं कि इसका जो मध्य बिंदु उसको बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं, और यहाँ जहाँ गोल होगा तो उसका केंद्र कहीं होगा, तो जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर अटबो नहीं करेगा, थोड़ा हम इधर ले लेते हैं, ठीक है ना, इधर ले लेते हैं, वहाँ ना अटेगा, तो चलो बीच में लेते हैं, कहाँ लेते हैं, ले लिया ना बीच में। चलो ये क्या मेरा हो गया, ये मेरा हो गया अवतल दर्पण, क्या हो गया अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं उसको ध्रुव बोला जाता है। और एक गोल कहीं होगा ना, तो गोल होगा तो जो केंद्र होगा उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, क्या बोलेंगे, यानी सी बोलेंगे, ध्रुव को बोलेंगे पी, क्या बोलेंगे पी बोलेंगे ना। और वक्रता केंद्र और पी यानी ध्रुव के जो बीच के जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं फोकस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं मुख अक्ष, क्या बोलते हैं मुख अक्ष कहा जाता है, मुख अक्ष कहा। तो ये मेरा हो गया मुख अक्ष, क्या हो गया मुख अक्ष हो गया ना, हो गया ना। अब यहाँ ध्यान दो तुम लोग, अब तुम लोग ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हम वस्तु इधर होता है अनंत, क्या होता है अनंत होता है, हो गया अनंत। अब देख तुम लोग ध्यान से देखो, तो प्रतिबिंब का वस्तु कहाँ रखेंगे, तो वहीं रखेंगे, जिस तरह अभी लेंस से बताए थे ना। प्रतिबिंब को रखना है कहाँ पर, तो यहाँ और यहाँ के बीच में, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, सॉरी वस्तु को प्रतिबिंब को नहीं, वस्तु को रखना है कहाँ पर, तो वस्तु को रखना है मेरा अनंत वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में। और दर्पण को कुछ नाम दे दीजिए, दर्पण का नाम दे दिए हम एम, क्या दे दिए एम दे दिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, तो हम जानते हैं कि समांतर जाएगी, तो क्या होगा समांतर जाएगी तो फोकस होकर जाएगी, यानी हम जानते हैं लेंस हो या दर्पण हो, जब एक मुख से समांतर किरण आती है तो फोकस होकर जाती है, पता है समांतर आती है फोकस से जाती है, तो कहाँ जाएगी फोकस से, कहाँ जाएगी, तो ये चल जाएगी फोकस से, कहाँ से फोकस से निकल गई ना, कहाँ से निकल गई फोकस से चल गई, फोकस से चल गई ना। अब हम दूसरा चीज़ जानते हैं क्या, अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। क्यों लौटता है, क्योंकि समकोण पर टकराता तो वक्रता केंद्र से आएगी तो क्या होगा पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी, पता है ना। चलो इसका नाम दे देते हैं, वस्तु का नाम ए बी, क्या दे देंगे। अब यहाँ से मान लो वक्रता केंद्र से किरण जा रही है, कहाँ जा रही है वक्रता केंद्र से किरण जा रही है ना, तो वक्रता केंद्र से किरण जाएगी, वक्रता केंद्र से किरण थोड़ा दर्पण को और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना।
जब बता इधर भी थोड़ा बड़ा कर ले उधर की है तो ठीक है ना। अब बता ओकता कहाँ से जाएगा, ओकता कहाँ से जाएगी, तो क्या होगा बिना मुड़े सीधे मतलब सीधे निकलेगी ना, उसी पथ पर लौट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लेंस थोड़े है दर्पण है ना, तो क्या होगा उसी पथ पर लौट जाएगा, उसी पथ पर लौट जाएगा। गया इधर तो उसी पथ पर टकरा के क्या हुआ, लौट गया, क्या हुआ, लौट गया ना। तो चलो तो इस प्रकार मेरा प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, कहाँ बना, यहाँ पर प्रतिबिंब मेरा बन गया है, बन गया है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि ओकता केंद्र से अगर दर्पण में ओकता केंद्र से किरण जाती है तो टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि 90 डिग्री से टकराती है। कितना टकराती है, 90 डिग्री से टकराती है, 90 डिग्री से टकराती है, 90 पर टकराएगा तो पुनः उसी पथ पर क्या होगा, लौट जाएगा, क्या होगा, लौट गया ना। अब देख कौन कौन दर्पण लेना है, यहाँ ध्यान दो, पहले हम ले रहे हैं कौन त्रिभुज, तो ये त्रिभुज ले रहा है, ठीक है। इससे मुँह कौन लगल है, इससे मुँह लगल है, इसका लगल है, तो एगो ले रहे हैं ये वाला, इतना इतना इतना, ठीक है ना, एगो ले रहे हैं ये वाला। समझ तुम लोग आ गया, समझ तुम लोग आ गया। तो तुम लोग लिख देना यहाँ पर क्या, यहाँ तुम लोग को लिखना है माना, क्या लिखना है, माना एम एन एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, जिसका केंद्र, जिसका कौन केंद्र, जिसका ध्रुव लिख क्या, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव क्या है, P है, तथा जिसका ध्रुव P है तथा C क्या बोलेंगे, जिसका वो करता है तथा वो करता केंद्र C है, लिख दिया ना, कोई दिक्कत है, C है। और यहाँ पर दिखा दे कि मेरा यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि दर्पण में कोई भी दूरी कहाँ मापते हैं, कोई भी दूरी मापते हैं ध्रुव से, कहाँ मापते हैं, ध्रुव से। तो बता यहाँ पर P और B क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वस्तु दूरी, ना हो जाएगा, तो P भी मेरा क्या होगा, तो P भी मेरा हो जाएगा वस्तु दूरी, या वस्तु दूरी को बोलते हैं क्या, वस्तु दूरी को बोलते हैं, लिख देना यहाँ, क्या लिखना है, यहाँ P भी क्या होगा, वस्तु दूरी बोलते हैं U, क्या बोलते हैं U। अब P यहाँ पर A भी था, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे A डैश B डैश बोलेंगे ना। तो P से लेके B डैश, P से लेके B डैश जो है क्या, प्रतिबिंब दूरी, क्या है, प्रतिबिंब दूरी, जिसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं V, क्या बोलते हैं। और P से लेके F तक क्या है, फोकस दूरी, यानी PF मेरा क्या हो गया, PF हो गया मेरा फोकस दूरी, क्या हो गया, फोकस दूरी, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या, तो जिसको बोलते हैं F, क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। इसे जरूरत पड़ेगा, इसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ये होता है प्रतिबिंब, A भी मेरा क्या था, A भी मेरा प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, है तो हटाओ, इसके कोई काम नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे लेंस पे नहीं पड़ा था, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पर तो हम ले रहे हैं पहले क्या, पहले ले रहे हैं अब क्या ले रहे हैं, अब त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप, तुम लोग को लेंस सिद्ध करवाए थे ना, उसी प्रकार इसमें भी करना है, ABC A डैश B डैश C तथा त्रिभुज A डैश B डैश C दोनों करना है समरूप, दोनों करना है। तो लेंस से बता दिया कैसे समरूप करते, बता दिया ना। हम जानते हैं कि समरूप कब होता है, जब दो कोण किसी भी त्रिभुज का, किसी भी दो त्रिभुज का अगर संगत तो दो कोण बराबर हो जाए, तो त्रिभुज क्या था, समरूप क्या होता है, तीन को होगा तो होने है, दुयोग में बराबर होता है, दुयोग में क्या था, समरूप क्या होता है। तो यहाँ अगर ध्यान से देख, तो देख यहाँ पर त्रिभुज में ई वाला कोण 90 डिग्री और त्रिभुज में ई वाला कोण 90 डिग्री, क्योंकि सीधे प्रतिबिंब खड़ा है, वस्तु भी सीधे खड़ा, प्रतिबिंब भी सीधे खड़ा। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, बोलेंगे कोण ABC बराबर कोण A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, क्यों बराबर हुआ दोनों, क्योंकि 90 डिग्री, क्या लिखना है, चूंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और समरूप कब होता है, जब किसी दो त्रिभुज का संगत कोण दो का बराबर हो जाए, तीन को बराबर होगा तो समरूप होबे करेगा, लेकिन कम से कम दुइयों बराबर हो जाए तो सब ये होता है समरूप, क्या होता है, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है ना। चलो एगो बराबर हो गया ना। दूसरा बोलेंगे तो जितना बड़ा कम हुआ थतुरमा है उतना बड़ा इसका थतुरमा है ना, दोनों थतुरमा बराबर। हम जानते हैं कि कोई दो रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसका सामने का कोण क्या होता है, बराबर, क्या होता है, आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर, क्या होता है, यानी उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या मेरा, यहाँ पर हो जाएगा BCA, कौन BCA या ACB भी बोल दे, कोई दिक्कत ना है। तो BCA बराबर हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा क्या B डैश CA, क्या हो जाएगा B डैश CA हो जाएगा ना, या A डैश C B डैश भी बोल सकते हैं। क्यों बराबर हुआ, तो लिखना चूंकि शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिखना है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण को ही बोलते हैं सम्मुख कोण, क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। चलो तो हो गया ना, इसलिए क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप, क्या हो गया, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C हो गया ना। और समरूप तुम लोग को दशम पढ़े कि ऊपर चैप्टर में तो यही था ना, था त्रिभुज विषय में था ना। चलो तो हो गया समरूप। और जैसे समरूप होता है तो संगत भुजा समानुपाती हो जाता है, पढ़ाए थे। तो संगत भुजा यहाँ समानुपाती लेना है, तो बताइए खड़ा है, तो यहाँ पर खड़ा कौन है, त्रिभुज में मिला है, यानी यहाँ पर लेंगे क्या, वस्तु की ऊंचाई, तो यहाँ लेना पड़ेगा प्रतिबिंब के ऊंचाई। तो इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए AB क्या हो जाएगा, AB बटा क्या हो जाएगा, तो इस खड़ा है ना, तो यहाँ खड़ा कौन है, ये खड़ा है, तो इसका संगत कौन होगा, A डैश B डैश, क्या होगा, A डैश B डैश। कोई दिक्कत है यहाँ तक, A डैश B डैश हो गया ना।
अब क्या लें, तो ये तो किरण है, तो किरण तो आएगी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, किरण आप आएगा। तो दूसरा लेंगे क्या, तो दूसरा लेंगे ये वाला, क्या लेंगे, आधार लेंगे। क्या लेंगे, ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि तो किरण है ना, किरण जैसे लेटर बन करेंगे किरण खत्म हो जाएगा ना, तो लेना पड़ेगा ई वाला। क्या लेना पड़ेगा, तो ये त्रिभुज में लेना है सुतलका, यानी आधार ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, BC। क्या ले रहे हैं, BC ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, तो इसमें आधार कौन हो जाएगा, तो B', B' संगत हो गया ना। समीकरण 1 बोल इसको, क्या बोल, समीकरण 1 हो गया ना। अब कौन दूगो त्रिभुज ले, तुम लोग चुनाव कर, कौन दूगो त्रिभुज ले, तो इसमें ध्यान से तुम लोग देखो, तो हम एक तो ई त्रिभुज ले सकते हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ 90, और यहाँ पर अगर ऐसे हम यहाँ पर डाल दें, यहाँ भी क्या जाएगा 90, क्या जाएगा, यहाँ कुछ नाम दे रहे हैं, यहाँ पर MN है ना, यहाँ देते हैं OP। क्या देते हैं, OP दे रही है ना, कोई दिक्कत है, क्या दे रही है, OP। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज आप लेते हैं, क्या ई वाला, क्या लेते हैं, एक ठो 3 नंबर और 4 नंबर त्रिभुज लेते हैं। ये दोनों कहते हैं समरूप। क्या करते हैं, समरूप कैसे होता है, उसी होगा जैसे ये दोनों समरूप हुआ। तो आप दूसरा बार दिख करके दिखाना ना है, दूसरा बार लिख देना उसी प्रकार, उसी जैसे तुम लोग को किसी को बताता है ना, किसी को बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है ये वाला, दूसरा अगर पूछले तो बोल देना उसी प्रकार, जिस तरह बता दिया उसी तरह तो रो तो ना, तो उसी प्रकार क्या बोलते हैं, उसी प्रकार। तो यहाँ पर 3 और 4 लेंगे, क्या लेंगे, 3 और, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज A', B', F। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, चलो यहाँ लिख देते हैं, इसको पढ़िया दे यार पोस्ट, इसको क्या बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर बोलेंगे क्या, अब क्या बोलेंगे, अब त्रिभुज कौन, A', B', F, A', B', F। तो लिखिए अब उसी प्रकार डायरेक्ट, अब उसी प्रकार, अब उसी प्रकार त्रिभुज A', B', F समरूप त्रिभुज कौन, तो OPF, OPF हो गया, हो गया ना। और समरूप ऐसा होगा तो संगत भुजा समानुपाती, तो यहाँ पर खड़ा कौन है, यहाँ पर खड़ा ई है, पहले बढ़ के ले रहे हैं, ठीक है ना, या पहले तुम इसको भी ले सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे थोड़ा, इसको पहले नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर पहले कौन लिए थे, उपरोक्ता लिए थे ना, उपरोक्ता लिए थे ना, तो यहाँ पे पहले लेंगे उपरोक्त, क्या लेंगे, तब निचलोका लेंगे, समझ आ गया ना। तो थोड़ा हम उल्टा लिख देते हैं, पहले OPF लिखते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिभुज OPF समरूप त्रिभुज, क्या, तो A', B', B', लिख दिए ना। अब पहले उपलोग कर लेते हैं, यहाँ पर इसका लेंगे खराब रहा, तो खरा कौन है, यही है ना, OP। तो यहाँ खरा क्या, A', B' है ना, तो जगह मेरा क्या हो जाएगा, OP बटा A', B', हो गया ना। अब सुतल का यहाँ ले लें, सुतल का यहाँ पर क्या है, PF, क्या है, सुतल का क्या है, PF। तो यहाँ सुतल कौन है बता दे, अगर यहाँ ससा है पूरा, क्या है, B', या F, तो B', क्या लिख रहा है, B'। अब तुम लोग ध्यान से अगर देखो तो OP जितना बड़ा है, OP जितना बड़ा है उतना बड़ा AB ना होगा, कि दो समांतर रेखा के बीच है, तो लिखेंगे चित्र से, क्या लिखेंगे, देख रहा तुम लेंस पर आए थे ना, लेंस सिद्ध करवा दिया था ना, उसी प्रकार ना चल रहा है, कोई दिक्कत है क्या, उसी प्रकार खाली चल रहा है, ठीक है। दोनों में प्रतिबिंब वहीं रखे थे, अनंत वक्रताखंड के बीच में रखे थे, वहाँ पर वक्रताखंड को खाली बोले थे 2F, क्या बोले थे 2F, ठीक है। चित्र से, तो चित्र से क्या जाएगा, तो OP बराबर मेरा हो जाएगा AB, क्या आएगा, चित्र पर देखो रहा है, तो OP यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB, क्या लिखेंगे, AB। तो यहाँ पर A', B', यहाँ पर क्या होगा, PF, B', F हो गया। समीकरण कितना, 2 समीकरण। और समीकरण 1 और 2 को गौर से देखो, गौर से देख रहा है, एकदम गौर से दिख रहा है ना, दोनों क्या है, दोनों बराबर ना है। तो गौर से देखने पर क्या होता है, दोनों बराबर क्या होता है, तो समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट बोलेगा हम बराबर, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं देखा, हम जाकर प्रैक्टिस तुम लोग कर लेना, ठीक है ना, दोनों जाके एक के बाद, दोनों एक के बाद प्रैक्टिस करना, क्या एक को कर लेगा तो एक अपने हो जाएगा ना, हो जाएगा। 1 एवं 2 से क्या जाता है, लेफ्ट भी बराबर, अरे राइट भी बराबर, यानी BC बटा BC', BC बटा B', बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा PF बटा B', हो गया। अब लेकिन तुम लोग ध्यान से देख, क्या देखना है ध्यान से, तो हम सब दूरी कहाँ मापते हैं, P से, कहाँ मापते हैं, P से मापते हैं ना, लेकिन ये जो है PF से शुरू हो जाए, कहाँ शुरू हो जाए, PF से शुरू है, दिक्कत हो गया। तो तुम लोग ध्यान दे, लेंस तो ये तो बहुत बड़ा हम बना दिया, लेकिन लेंस इतना बड़ा ना होता है, ये जो सूत्रवा सिद्ध करते हैं छोटा लेंस के लिए, जिसका द्वारा क्यों मुँह छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, समझ तो क्या कह रहे हैं, ये समझो इतना बड़ा दर्पण बने है ना, तो ये मेरा क्या है, जूम करके देख रहा है, कैसे देख रहा है, तो लोग मोबाइल जूम करता है, तो मान लो जूम करके देख रहे हैं, कैसे देख रहा है, लेकिन इसको देखेंगे अगर मान लो कि इसको इतनी है, कितनी है, मान लो इतनी है, कितनी है, इतनी है, ठीक है ना, लेकिन इसको जूम करके देखे तो इतना बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो जब जैसे बताए छोटा रहेगा तो उसका द्वारक भी छोटा होगा, द्वारक किसको बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं ऐसे, ये दोनों जो बीचा है क्या है, द्वारक क्या है, छोटा कर देंगे इसको इतना, तो द्वारक को छोटा हो जाएगा, और छोटा करेंगे इसको तो द्वारक को छोटा हो जाएगा, और छोटा करेंगे तो द्वारक को छोटा हो जाएगा, इसको बोलते हैं द्वारक, क्या बोलते हैं। तो ध्यान देते, यहाँ पर क्या था, P, क्या था, P था ना। अगर मान लो कि इसको आप जब यहाँ से यहाँ पर करेंगे, ये क्या होगा, मुख अच्छा जाएगा, हो जाएगा ना, तो इसका द्वारक मान लो बहुत छोटा है, द्वारक क्या है, तो इधर से इधर मिला दीजिए, क्या होगा, द्वारक क्या होगा, तो द्वारक अगर बहुत छोटा है तो बता, यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या दिए थे, तो यहाँ पर दिए थे हम क्या, O, और क्या दिए थे, P, क्या दिए थे P, दोनों जगह दे दिए रे, दिक्कत हो गया। दोनों जगह P दे दिए ना,
यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है ना, तो पी को यहाँ पर दूसरा बिंदु को कर दे, यहाँ पर वो पी के यहाँ पर दे दे क्या, तो मान लो कि दे देते हैं क्या, वो एम एन देवे किए थे, वो भी दे दिए, पी क्यू आर दे देते, क्या देते हैं, कोई दिक्कत है, तो जहाँ पी नहीं रहा है वहाँ आर कर दे, क्या कर दे, आर, क्या कर देंगे, तो चलो यहाँ पर आर कर दे, यहाँ पर है ना, यहाँ कर देंगे आर, क्या कर देंगे आर, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे आर, क्योंकि दोनों बिंदु एक हो गया, दिक्कत हो गया ना, और यहाँ पे क्या कर देंगे आर, ठीक है ना। या यहाँ पर तुम लोग एक्स वाई भी लिख सकता है, एक्स वाई भी लिख सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, अब यहाँ ध्यान देते, यहाँ पर क्या हो गया मेरा, हो गया आर, क्या हो गया, और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर हो गया मेरा ओ, क्या हो गया। अब तुम लोग ध्यान से अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, एफ, क्या है, एफ है। तो जब द्वारक बहुत छोटा था, जब द्वारक बहुत छोटा होता है तो जितना दूरी एफ आर है, जितना दूरी एफ आर है, लगभग उतना दूरी क्या होगा, पी एफ होगा ना, होगा। तो लोग ए बराबर आर बाई 2 भी कहते, उसमें भी इसी तरह किए थे कि आर आ रहा है ना, किए थे। तो यानी जब द्वारक बहुत छोटा हो तो जितना बड़ा मेरा होगा क्या, आर से लेके एफ तक, आर से लेके एफ तक, उतने बड़ा होगा पी से लेके कितना, एफ तक। कब, जब द्वारक बहुत छोटा हो, द्वारक बहुत छोटा, समझ आ गया तुम लोग को। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, द्वारक इस तरह लेंस में नहीं लेना पड़ा, लेना पड़ा इस तरह, लेकिन इसमें लेना पड़ता है, बहुत छोटा हो, क्या हो, बहुत छोटा हो, तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो मेरा हो जाएगा क्या, हो जाएगा मेरा एफ आर बराबर एफ आर, या आर एफ बराबर हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा मेरा पी एफ, क्या आ जाएगा, लगभग में, पूरा बराबर नहीं होगा लेकिन लगभग में बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो बताओ अब यहाँ पर आर एफ के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चलिए बताओ, अरे आर एफ यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी एफ नहीं लिखेंगे, नहीं बोल पाता है, क्या लिखेंगे पी एफ, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे पी एफ, क्या लिख देंगे, और बी डैश एफ का बी डैश एफ। अच्छा बोलेगा पी एफ क्या लिखेगा कि दूरी मापते हैं पी से मापते हैं, ये आर से हो गया ना, अब फोकस दूरी हम पी एफ को बोलेंगे, आर एफ को थोड़ा बोलेंगे, इसलिए लिए थे पी एफ, क्या लिए थे। अब यहाँ ध्यान जो लिख दे, बी सी मेरा क्या है, तो देखें यहाँ पर हम जानते हैं कि सभी दूरी कहाँ मापते हैं, पी से, कहाँ मापते हैं, पी से मापते हैं। तो जो पी से स्टार्ट ना हो ले उसको पी से स्टार्ट कर, पी से, समझ तुम कहा गया ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, बी सी, यहाँ पर क्या है, तो बी सी को हम कैसे लिखेंगे, देखिए पूरा बी एफ पी एफ में, क्योंकि सब दूरी मापेंगे पी से, कहाँ मापेंगे, कोई भी दूरी हम मापते हैं कहाँ से, दर्पण में मापते हैं, ध्रुव से, कहाँ मापते हैं। तो बोलेंगे कि बी सी तुम यहाँ पर है ना, तो बोलेंगे पूरा बी सी बराबर क्या लिखेंगे, देख बी सी बराबर लिखेंगे हम क्या, पी बी में से पी सी माइनस कर देंगे, तो बी सी होगा, जल्दी बोलो होगा रे। तो क्या करेंगे, पी बी में से पी सी माइनस कर, जहाँ बी सी लिखल है, वहाँ क्या लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे पी बी घटा पी सी, क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, पी बी घटा पी सी, कोई दिक्कत है। अब देख बी डैश सी को क्या लिखेंगे, तो बी डैश सी इतने है ना, इसको बोलेंगे पी सी, क्या बोलेंगे, अब पी सी में काट के हटा देंगे किसको, पी बी डैश को, इतना बच जाएगा, बचेगा। तो क्या लिखेंगे पी सी, क्या लिखेंगे, पी सी बी डैश सी के जहाँ पर लिखेंगे हम पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी, देख सब पी से शुरू हो रहा है ना, सबको पी से शुरू करना है, क्योंकि सभी दूरी मापते हैं पी से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। चलो ये तो हो गया, अभी तो पी से हैवे करता है ना, इसको कोई दिक्कत ना है ना। अब यहाँ बी डैश एफ, बी डैश कहाँ है, बी डैश एफ है ना, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे पी बी डैश माइनस पी एफ, क्या करेंगे पी बी डैश माइनस पी एफ कर दिए ना। अब बस कल अब लिख दिया, तो आप देखें यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को ऐसे नीचे लिखते जाना है, इन्हें कि तुम लोग भी घुसा के लिखना है, तुम लोग को कॉपी बहुत लगेगा, हम डेवलप नहीं लिखेंगे। और पी बी मेरा क्या है, तो पी बी मेरा है क्या, तो पी बी मेरा क्या है, देख ले, तो लिखे थे यहाँ पर लिख दिया, पी बी मेरा क्या है, वस्तु दूरी क्या है, यानी जहाँ पी बी है वहाँ क्या देंगे, यू, क्या देंगे, यू दे दिया ना। अब पी सी मेरा क्या है, देख लो, पी से लेके सी, ये क्या है, ये मेरा है वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र को क्या देंगे, आर, क्या देंगे, वक्रता केंद्र को आर बोलते हैं, लेकिन सूत्र में कहीं आर है, देख ले गौर से, ना दिक्कत हो गया। हाँ सूत्र में क्या है, एफ है, क्या है, तो आर के यहाँ पर हम 2f ना लिख सकते हैं, तो पहले आर लिख दे, उसके आर के यहाँ पर क्या करेंगे 2f, क्या करेंगे, क्योंकि आर सूत्र में जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत है। फिर यहाँ पर है पी सी, क्या है, तो पी से क्या लिखेंगे, आर, क्या लिखेंगे। फिर यहाँ पी बी डैश क्या है मेरा, देख ले, पी बी डैश, तो प्रतिबिंब का दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखेंगे, भी, क्या लिखेंगे, भी, कोई दिक्कत है। फिर है पी एफ, तो पी एफ मेरा क्या है, पी एफ मेरा फोकस दूरी है, लिखेंगे एफ, क्या लिखेंगे, एफ। फिर है मेरा पी बी डैश, तो पी बी डैश क्या है, पी बी डैश क्या है, तो ये मेरा है प्रतिबिंब दूरी यानी भी, लिख दिया। फिर माइनस के माना, फिर पी एफ क्या है, तो फोकस दूरी, लिख दिया। अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देख, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर यू का, आर के यहाँ पर क्या लिखेंगे 2f, अरे वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दूना होता है, तो वह दूना कर दिए, ठीक है ना। फिर यहाँ आर के यहाँ पर 2f, सॉरी क्या 2f, और भी का भी,
फिर एफ का एफ, भी का भी, एफ का एफ, खाली सोल्व करना है, ठीक है ना। अब देना है चिन्ह परिपाटी, क्या देना है, चिन्ह परिपाटी से चिन्हवा यूज करना है, चिन्हवा यूज करना, तो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी हम जानते हैं, चिन्ह परिपाटी हम जानते हैं कि इधर जितना भी दूरी है उसको बोलते हैं माइनस में, क्या बोलते हैं, और उधर जितना दूरी है सब क्या आता है प्लस। इधर तो कुछ होबे नहीं करता है कि लेंस में इधर होता था लेकिन इधर कुछ है इधर, तो क्या करेंगे, सब माइनस होगा, सब क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बोले प्रतिबिंब दूरी तो इधर है तो माइनस, वस्तु दूरी इधर है तो माइनस, फोकस दूरी इधर है तो माइनस, सब माइनस होगा, क्या होगा, तो सब में माइनस लगा दे, क्या लगा दे, तो चिन्ह परिपाटी से यहाँ पर यू है तो कर दे माइनस यू। अब प्रतिबिंब दूरी तो वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस होता है, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब दूरी इधर होता है ना, चाहे वो वस्तु दूरी हमेशा इधर होता है, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, होगा रे। यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस 2f, यहाँ माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस क्यों लगा रहा है, आ रहा है क्योंकि सब दूरी मेरा इधर है, ऐसा सब दूरी क्या होता है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या जाएगा माइनस एफ, फिर यहाँ पर क्या जाएगा माइनस भी, यहाँ जाएगा माइनस प्लस एफ, चिन्ह बदल गया सबका। अब खाली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सब मान निकल जाएगा। चलो यहाँ कर रहा है समझ तुम को आया। लेंस का थोड़ा इजी होता है, दर्पण थोड़ा मतलब और जरा टफ हो जाता है सोल्व करने में, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर है इसको इधर, तो क्या आ जाएगा माइनस यू प्लस 2f, क्या आ जाएगा माइनस यू प्लस, थोड़ा यहाँ लिख रहे हैं, माइनस यू प्लस 2f में क्या गुना होगा, तो माइनस यू प्लस 2f में गुना होगा माइनस भी प्लस एफ, है ना गुना होगा। यहाँ लिख दिए क्या माइनस भी प्लस एफ लिख दिए, बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ई जा किस में गुना होगा, तो 2f माइनस भी गुना होगा एफ में, किस में गुना होगा, तो एफ में गुना होगा 2f माइनस भी, यही ना होगा। यहाँ ध्यान दे, माइनस एफ में गुना होगा, यहाँ पर माइनस अथी यहाँ आ माइनस एफ में गुना होगा, माइनस एफ में उपराम कर दिए, तो माइनस एफ में गुना होगा कौन, माइनस 2f प्लस भी, माइनस 2f प्लस भी, यही ना होगा। चलो गुना कर दो, उसके बाद बस वही करना, यू भी एफ से लास्ट में भाग देना है। चलो करो गुना, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बता, माइनस माइनस प्लस, अब भी गुना यू, भी यू या यू भी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें क्या गुना होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 2 का 2 और भी एफ का भी एफ लिख दिए। चलो भी का निपटारा कर दिए ना। अब कर रहे हैं किसका, तो अब इसका कर रहे हैं इसमें गुना, तो प्लस माइनस यू गुना एफ, यू एफ लिख दिए, कोई दिक्कत है। चलो इससे इसमें गुना कर दिए ना। अब इससे इसमें कर दो प्लस से ले लेना रह जाए, प्लस माइनस होता है, जिंदगी में पढ़ के पागल हो जाए तभी पर दिमाग नहीं घुसेगा तुम लोग का। एफ गुना एफ क्या 2f स्क्वायर हो गया ना, बराबर के बराबर क्या, यहाँ माइनस प्लस लिखते हैं ना, और 2f स्क्वायर दिखा दे रहा, कटने नहीं रहा है, देख ले वहाँ। फिर माइनस प्लस माइनस, अब भी गुना एफ क्या होगा, भी गुना एफ क्या होगा, भी एफ। अब जो कट उठ रहा है काट दे, देख यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर प्लस में 2f स्क्वायर है, इधर कहाँ भाग गया, देखिए यहाँ प्लस में 2f स्क्वायर है, उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, यानी ये दोनों खल्लास घट जाएगा। तो बच रहा है क्या, यहाँ देखिए यहाँ बच रहा है यू भी, यहाँ माइनस में 2 भी एफ, इधर भी एफ है कि हाँ इधर भी एफ है ना, जिसको इधर बुला लें, तो यहाँ यू भी माइनस का माइनस 2 भी एफ का 2 भी, और यहाँ पर एगो भी एफ है, कहेंगे इधर आ जाओ तो भी एफ हो जाएगा। आई जो यू एफ है बोलेंगे चल जा तू उधर, तो हो जाएगा प्लस में, ना हो जाएगा प्लस में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो मेरा हो गया यू भी, और देखिए यहाँ पर यहाँ ध्यान दे, माइनस 2 भी एफ में से एगो भी एफ चल जाएगा, तो माइनस में एगो बी एफ, और यू एफ का यू एफ। अब तुमको पता है कि निचुआ में लाना है हमको, कहाँ लाना है, निचुआ में लाना है हमको, क्या भी यू एफ, क्या लाना है, भी यू एफ, निचुआ में लाना है ना। तो निचुआ में कब आएगा, जब इसको करेंगे यू भी एफ से भागा देंगे, तो जैसे यू भी एफ से भाग देंगे तो यू से यू खत्म, भी से भी खत्म, निचुआ में बचेगा एफ बचेगा। तो लिख रहे हैं क्या, तो लिख रहे हैं यू भी एफ से भाग देने पर, और जैसे भाग दे रहा है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यू भी बटा सब में भाग लगेगा, तो यू भी एफ माइनस यहाँ पर भी एफ का भी एफ, और निचुआ में यू भी एफ बराबर यू एफ का यू एफ, और निचुआ में यू भी एफ दे दिए। लेंस में भी इसी तरह किए थे लेंस तुम करवा दिए थे। अब देखिए यहाँ पर यू से यू खत्म, बी से भी खत्म, क्या बचा 1/f, माइनस का माइनस, भी से भी खत्म, एफ से एफ खत्म, क्या बचा 1/u, और यहाँ पर u से u खत्म, f से f खत्म, क्या बचा 1/v बचा है ना। अब ऐसा करते हैं, इसको कहेंगे चल जा तू ऊपर, चल जा तू, तो मेरा आ जाएगा क्या, तो मेरा आ जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यहाँ सिद्ध करना था।
इधर से बोलो या इधर से बोलो, सीधे तो यही करना था। हो गया प्रूव, समझ तुम लोग आया। तो दोनों तुम लोग को करा दिए, लेंस वाला भी करवा दिए और दर्पण वाला भी करवा दिए हैं। समझ तुम लोग आ गया। ये तुम लोग को एकदम पूरा लिख के आना है, कल एकदम पूरा अपने मन से करना है, समझ आ गया ना। ये प्रैक्टिस करना हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम देख लिए 5 नंबर तो तुम्हारा एक था यहाँ पर, लेकिन हम दोनों करवा दिए इसलिए क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक आएगा तो दूसरा भी आना फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। चलो और देखो क्या है, पहले इसको मिटा तुम लोग, इससे मिटेगा, देखते हैं धूप उग गया फटाक से ना हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दे। दूसरा 5 नंबर क्या है, तो दूसरा 5 नंबर देख लेते हैं क्या है। दूसरा 5 नंबर दिले उतना इंपॉर्टेंट ना है, नहीं दिले सेकंड नंबर में, फिर सामने दिले है वो तुम लोग पढ़ लेना, उसमें लिखल है, पढ़ भी लेगा तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। उसमें टाइम जो हम पार नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा ना, हो गया होगा। क्या बोल रहा है क्या समझाएं कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो कैसे बदलता है, तो नदी उदी पानी या झरना उना पानी या कहीं भी पानी आता है ना, तो पानी क्या करते हैं, पानी को हम जमा कर लेते हैं, बाढ़ बना के पानी जमा कर लेते हैं, और जब पानी डिग जाता है तो पानी हो जाता है स्थिति ऊर्जा, डिग गया निशान तो क्या पानी ने, तो हो गया स्थिति ऊर्जा, क्या हो गया स्थिति ऊर्जा। अब वही पानी क्या करते हैं, पाइप के द्वारा नीचे में क्या करते हैं, डायनेमो बिछाते हैं, डायनेमो को बिछा देते हैं, और डायनेमो के पास वही पानी पाइप के द्वारा पहुँचाते हैं। तो जो पानी जो डिप्पल था वो हरा निकलेगा, और हरा निकलेगा तो टरबाइन पर गिरेगा, और टरबाइन पर जैसे गिरेगा तो क्या होगा, जो स्थिति ऊर्जा था बढ़िया में गति ऊर्जा में गति ऊर्जा में बदल जाता है, और टरबाइन नाचने लगता है, और बिजली उत्पन्न हो जाता है, बिजली उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार जो है विद्युत ऊर्जा क्या होता है, सॉरी इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार क्या पूछ रहा था, इस प्रकार जल ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, जल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखो क्या, अगला देखो क्या है यहाँ पर, जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखें। जस्ता का उसके अयस्क से निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन किया, जो VVI करवाया था उसमें इसको ही बताए थे, नहीं बताए थे। चलो देख लो क्या बोल रहा है, जस्ता के मुख्य अयस्क क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जस्ता का मुख्य अयस्क, क्या लिखेंगे, जस्ता का लिखना है, जस्ता का मुख्य अयस्क निम्नलिखित है, मुख्य अयस्क निम्नलिखित है, जल्दी देख ले, निम्नलिखित क्या बोलेंगे, निम्नलिखित है, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या, जिंक ब्लेंड, क्या लिखेंगे, जिंक ब्लेंड, नंबर 1 देना है, लिखना है जिंक ब्लेंड, क्या लिखना है, जिंक ब्लेंड, ठीक है ना। दूसरा लिखना है क्या, दूसरा लिखना है केलेमाइन, क्या लिखना है, केलेमाइन, क्या लिखना है, केलेमाइन। तीसरा लिखना है क्या, जिंकाइट, क्या लिखते हैं, जिंकाइट, ठीक है। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZNS, क्या होता है, ZNS। केलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3, और इसका सूत्र होता है ZnO। लेकिन हम जो जस्ता का निष्कर्षण करते हैं, लिख देना है यहाँ पर, नोट में लिख देना है, नोट में क्या लिखना है, नोट में लिखना है क्या, जस्ता का निष्कर्षण, जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः क्या लिखना है, मुख्यतः किससे करते हैं, तो मुख्यतः जिंक ब्लेंड एवं केलेमाइन से किया जाता है, क्या लिखना है, जिंक ब्लेंड एवं केलेमाइन से किया जाता है, केलेमाइन से किया जाता है। अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों सांद्रित करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो लिखना है, अब लिखना है क्या लिखना है, तो लिखना है 1 नंबर, क्या लिखना है, जिंक ब्लेंड, क्या लिखना है, जिंक ब्लेंड एवं केलेमाइन को सांद्रित करते हैं, केलेमाइन को सांद्रित किया जाता है, पहले 1 नंबर बताया था, धातु क्रम बताया था, धातु क्रम पहले क्या करते हैं, पहले अयस्क को सांद्रित करते हैं ना, और सांद्रित करने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, उसको करते हैं क्या, तो उसको हम निस्तापन करते हैं ना, धातु को ऑक्साइड में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, तो जारन या निस्तापन के द्वारा बदलते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर उसका अपकरण करते हैं ना, उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, धातु शोधन करते हैं ना। करंट बाद देखिए बताए थे ना, तो वही करेंगे। पहले करना है सांद्रित, क्या करेंगे, तो लिखेंगे जिंक ब्लेंड एवं केलेमाइन को सांद्रित करते हैं। फिर दूसरा नंबर क्या करेंगे, सांद्रित अयस्क को धातु को ऑक्साइड में बदल देंगे, क्या करेंगे, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं, लिख देगा कैसे बदलेंगे। तो हम देखो यहाँ पर क्या है, ये मेरा जो जिंक ब्लेंड है ये क्या है, ZNS, क्या है, इसके बाद ऑक्सीजन है ना, इसको ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन को देना कहलाता है क्या, जारन, क्या कहलाता है, पता है ना क्या कहलाता है, जारन, या जारन को ही बोलते हैं वर्जन, क्या बोलते हैं, जारन कहलाता है। तो दोनों रिएक्शन करेगा, हो जाएगा ZNO, क्या आ जाएगा, ZNO, धातु को साइड में बदल गया ना, SO2 बन जाएगा, बनेगा ना, SRO2 बन गया। चलो तो इसका आगे क्या, इसका मेरा जारन कर दिया ना। अब क्या करेंगे, लेकिन केलेमाइन, तो केलेमाइन के पास क्या है, कार्बोनेट है। हम बताए थे तुम लोगों को ऑक्साइड लास्ट में ऑक्सीजन हो, तो क्या करते हैं, लास्ट में अगर ऑक्सीजन हो तो हम कहते हैं उसका निस्तापन, क्या करते हैं, तो चलो इसका निस्तापन करेंगे, इसका ZnCO3, क्या करेंगे, निस्तापन कैसे करते हैं, तो बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन की, यानी इसको करेंगे निस्तापन, क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं देंगे, क्या नहीं ऑक्सीजन देंगे, कहेंगे तो यहाँ पर पहले से ऑक्सीजन है ना, पहले से ऑक्सीजन के पास नहीं करता, ऑक्सीजन नहीं देंगे, कस के दिपाएंगे, छटपटाएगा, अब बदल जाएगा ZNO, क्या बदल जाएगा, ZNO में बदल जाएगा, अब बदल जाएगा CO2, क्या बन जाएगा, CO2। तो देखो यहाँ भी ZNO प्राप्त हो गया, यहाँ भी ZNO प्राप्त हो गया ना, तो धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया ना। अब धातु के ऑक्साइड यानी ZNO, ठीक है ना, धातु के 3 नंबर, ठीक है ना, धातु के ऑक्साइड यानी ZNO को क्या करते हैं, ZNO को अवकरण करते हैं,
अपकरण करते हैं, अपकरण करते हैं। तो अपकरण कर रहे हो तो Z-N-O लो, ठीक है ना। और इसे क्या करते हो, अपकरण क्या करो, अपकरण करते हैं, कार्बन को उपस्थित करते हैं ना, तो अपकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का टूटना अपकरण कराता है, ऑक्सीजन का टूटना अपकरण कराता है। तो दोनों रिएक्शन करेगा तो Z-N का Z-N, ये दोनों बोलेगा हम दोनों दो CO2 बन जाएगा, या कम में ऑक्सीजन रहेगा तो CO बनेगा, ठीक है ना, और ज़्यादा रहेगा तो CO2 बनेगा, बन गया ना। इस प्रकार हमको क्या पता था, जिंक क्या हुआ। अब जिंक जो है अभी भी शुद्ध ना है, अभी भी शुद्ध ना, तो इसको करेंगे धातु शोधन, क्या करेंगे, धातु शोधन, क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्राप्त, क्या बोलेंगे, प्राप्त जिंक का, प्राप्त जिंक का धातु शोधन, धातु शोधन करने पर, धातु शोधन कैसे करते हैं, करंट पर देके करते हैं, एनोड का कठोर बनाते हैं, बनाते हैं ना, एनोड कठोर बनाते हैं, जो अशुद्ध धातु से उसको एनोड बनाते हैं, जो शुद्ध धातु से बनाते हैं कैथोड, क्या बनाते हैं, तो प्राप्त धातु प्राप्त Z-N, प्राप्त Z-N का धातु शोधन करने पर, धातु शोधन करने पर, धातु शोधन करने पर हमें क्या लिखना है, हमें शुद्ध Z-N प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। बस ले हो गया आंसर, समझ तो लोग आया, कोई भारी था। चलो अगला देखो, अगला क्या है, अगला तुम लोग बायोलॉजी में मैन है ना। बोरा हाइड्रोजन, देखा सुन ले खाली, क्या बोरा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, बोरा है ना, तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे क्या पर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलेंगे पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तुम्हें पढ़ाए थे किस में, पढ़ाए थे किस में, तो पढ़ाए थे तुम लोग कार्बन तथा उसका यौगिक में, तुम लोग को उठाए तीनों बजा देंगे, फट जाएगा जानवर कहीं का, ना समझ आ रहा तुम लोग को बोल रहे हैं, तो कहीं बता रहे हैं, खाली खत्म होने दो उसका बता रहे हैं। क्या बोल रहा है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो तुम लोग को पढ़ाए थे हम कार्बन तथा उसके यौगिक में, क्या बताए थे, बताए थे पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पीडी उत्प्रेरक के उपस्थिति में, पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब असंतृप्त क्या, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन, कार्बन का रिएक्शन हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन से करवाया जाता है, हाइड्रोजन से करवाया जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। इसी अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बोलना है, बोलना जब पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये दोनों लिख दे, जब पीडी या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पीडी या निकेल दोनों लेते हैं, क्या लेते हैं, निकेल, ठीक है ना। तो लिखना है जब पीडी या निकेल उत्प्रेरक के उपस्थिति में वो संतृप्त, वो संतृप्त तो समझ रहा है, दो बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच तब भी वो संतृप्त, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब भी वो संतृप्त, ठीक है ना। और सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच तो होगा संतृप्त, क्या होगा, संतृप्त होगा, समझ तो क्या गया ना। तो बोलेंगे क्या, जब पीडी या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराया जाता है, हाइड्रोजन गैस से करवाया जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। इसी अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे दे देना है, क्या देना है, जैसे मान लो कि हम ले लिए क्या, जैसे हम ले लिए यहाँ पर ध्यान दे CH2